हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो के अंदर सारे टॉपिक्स कवर हैं। कुछ टॉपिक्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो आ सकते हैं वो मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा, बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं है वो भी बताता रहूँगा। सो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और एक दो टॉपिक्स है जो मैंने छोड़े हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कौन कौन से आप कर सकते हो अपनी तरफ से जो मैंने इस वीडियो में नहीं कराए हैं। सो पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। होता क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स बिहेव विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, प्रिडिक्टिंग एंड इम्प्रूविंग एम्प्लॉय बिहेवियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है कि एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे बिहेव करता है, ठीक है, और वो कैसे काम करता है, कैसी चीज़ों को देखता है, कैसे उनको एनालाइज करता है और वो उन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में कैसे हेल्प करता है इस बिहेवियर से। ठीक है, ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी? इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, हेल्प मैनेजर्स अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बेटर लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। जब एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर समझ पाएगा तो उससे क्या होगा कि वो समझ पाएगा कि उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ पे वो रिएक्ट कर रहे हैं या कैसे उनको इम्प्रूव करा जा सकता है उनका बिहेवियर समझने से। बेटर कम्युनिकेशन, प्रमोट क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। सो एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन होता है अगर उनका बिहेवियर अच्छे से समझ में आता है तो। इन्हेंस लीडरशिप स्किल, गाइड मैनेजर्स टू बिकम बेटर लीडर बाय अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। उनका बिहेवियर एक एम्प्लॉयज़ का कैसा होता है ऑर्गेनाइजेशन में उसको समझने से एक लीडरशिप भी इन्हेंस होती है। जो मैनेजर होता है वो समझ पाता है कि भाई इस बंदे का बिहेवियर ऐसा है इस चीज़ों को लेकर, तो उसको ऐसे डील करना है। Increases job satisfaction, create a positive work environment, making employees happier. Reduce conflict, conflict भी reduce होती हैं जब आप अपने एम्प्लॉय को समझते हो। Motivate employee, provides techniques to motivate employees and improve their efficiency. अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसका बिहेवियर पैसे को लेके ज़्यादा है कि भाई वो पैसे को लेके ज़्यादा खुश होता है कि भाई मुझे पैसा मिलना चाहिए, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, मुझे बोनस मिलना चाहिए। सो उससे क्या होता है, मैनेजर को समझ आता है कि इसको अगर मोटिवेट करना है तो ऐसे करा जा सकता है कि भाई तू ये इतनी सेल्स करके दिखा फिर हम तुझे बोनस देंगे। सो उससे क्या होता है, ये मोटिवेट भी करता है एम्प्लॉयज़ को अगर हम उनका बिहेवियर समझ पाते हैं। सो मैनेजर उनको मोटिवेट करने में उसको हेल्प मिल जाती है काफ़ी मैनेजर को। ठीक है, आगे करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला इंडिविजुअल फैक्टर। देखो, हम सब का जो बिहेवियर है वो अलग होता है। एक कंपनी के अंदर अगर आप काम करते हो, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते हो, सो आपका बिहेवियर अलग होगा, आपके दोस्त का अलग होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबका इंडिविजुअल फैक्टर होता है। आपकी पर्सनैलिटी अलग है, आपके दोस्त की पर्सनैलिटी अलग है, एटीट्यूड अलग है, परसेप्शन अलग है, दोनों का समझने का स्किल्स, एबिलिटी सब कुछ अलग है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कि आप कैसे आप रिएक्ट करोगे। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इंडिविजुअल फैक्टर से, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, स्किल्स और एबिलिटीज़ कैसी है। जैसे कि एग्जांपल, अ पॉजिटिव माइंडेड एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर इन अ टीम। ठीक है, सो ये होता है इंडिविजुअल फैक्टर, पहला फैक्टर ये होता है। दूसरा होता है ग्रुप फैक्टर्स। बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हाउ पीपल इंटरेक्ट इन अ ग्रुप। जैसे कि टीम डायनेमिक्स, ग्रुप नॉर्म्स, लीडरशिप विद इन द ग्रुप, कम्युनिकेशन पैटर्न। एग्जाम्पल, अ सपोर्टिव टीम इंक्रीज मोटिवेशन। ग्रुप फैक्टर्स भी होते हैं जो आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप किस ग्रुप में हो, किस ग्रुप का पार्ट हो, कौन आपका लीडर है, कौन कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कौन कैसे आपको समझा रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है ग्रुप के अंदर। थर्ड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल का स्ट्रक्चर कैसा है? द वे एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड अफेक्ट बिहेवियर। hierarchy level of management, rules and policies, authority and responsibility. A rigid structure may reduce creativity. जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है कि भाई आप अपने मैनेजर से ही सारी बात करोगे, सब कुछ उन्हीं को बताना है, आप खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। सो इस पे भी बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, वो कहती है एम्प्लॉयज़ को कि भाई आप भी रिएक्ट करो, आप भी बात करो, आप भी अपने आइडियाज़ दो, तो काम अच्छे चलेगा। वरना अगर रिजिड है कि बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहते, जैसा चलेगा, बॉस है तो बॉस है, कोई अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकता, छोटा मोटा भी ऑर्गेनाइजेशन का, सबको बॉस के पास जाना पड़ेगा। सो उससे क्या होता है, क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। कोई एम्प्लॉय कुछ फालतू सोचता नहीं है कि भाई हमें क्या करना, बॉस जो बोल रहा है वो कर लेंगे, वरना
कुछ नहीं करना। सो ये होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को। ये फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना, इसलिए मैंने इसके ज़्यादा पॉइंट्स करवाए हैं। फोर्थ पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर कैसा है, कैसी उनकी बिलीफ है, कैसी प्रैक्टिस है। क्या ऑर्गेनाइजेशन छोटी मोटी चीटिंग वीटिंग कर लेती है, एम्प्लॉयज़ के साथ थोड़ी धोखाधड़ी भी करती है, या फिर अपने कस्टमर्स के साथ वो लॉयल नहीं है, वो कुछ भी उल्टा सीधा सामान उनको बेच देती है, ख़राब बेच देती है। सो इससे क्या होता है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट आता है। फिर एम्प्लॉय का थॉट प्रोसेस वैसे ही हो जाता है कि भाई कंपनी ऐसी है तो हम भी क्यों अच्छा बन के दिखाएं, हम भी ऐसे ही करेंगे। सो यही होता है कि एथिक्स कैसे है, उनकी वैल्यू कैसी है, क्या वो सोचते हैं अपनी कंपनी के बारे में। अगर कंपनी झूठा काम कर रही है, वो दूसरों को एक अपने कस्टमर को ख़राब प्रोडक्ट सेल कर रही है, सो उससे क्या होता है, सब पे इम्पैक्ट जाता है कि भाई हम भी क्यों उनका वो करें, हम भी करते हैं यही काम झूठा मूठा यही। फिफ्थ है लीडरशिप स्टाइल। कैसा लीडरशिप स्टाइल है, एक होता है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजेस फेयर। सो इसमें क्या होता है, ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि सारे जो डिसीजन होते हैं वो आपका लीडर लेता है। डेमोक्रेटिक में एम्प्लॉयज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं और लीडर के साथ पार्टिसिपेट करके वो डिसीजन लीडर ही लेता है, पर सबकी राय सुन के, सबकी बात सुन के वो लीडर लेते हैं, वो साथ में वो क्या करते हैं, एक डिसीजन करते हैं। लेजिस फेयर में क्या होता है कि सारा जो डिसीजन की होती है वो किस पे छोड़ देते हैं, एम्प्लॉय पे, कि भाई आराम से काम करो, कुछ ज़्यादा दिक्कत आ जाए तो मुझसे पूछ लेना, वरना खुद मैनेज कर लेना, तुम सब फ्री हो, तुम अच्छे से काम करो, बस कुछ भी दिक्कत होती है मुझे बता देना। लीडर इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता इतना ज़्यादा। एग्जाम्पल, डेमोक्रेटिक लीडरशिप जो होती है वो पार्टिसिपेशन बढ़ाती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर होता है एम्प्लॉय का वो अच्छा हो जाता है अगर वो डेमोक्रेटिक हो, कि भाई एम्प्लॉय पार्टिसिपेट कर रहा है और लीडर भी हेल्प कर रहा है। सिक्स्थ है मोटिवेशन एंड रिवॉर्ड, जैसे सैलरी, इंसेंटिव, ये भी इनके ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर कैसा होगा। वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, सेफ्टी, वर्क प्लेस, लाइटनिंग कैसी है, या फिर क्लीनिनेस कितनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो वॉशरूम है वो ख़राब हो रखे हैं, डैमेज हो रखे हैं, उसमें से स्मेल आ रही है। ये सारी चीज़ें, इन पे भी एक एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, ट्रांसपेरेंसी रखते हैं, या फिर बस जो एम्प्लॉय है उसको बस इतना कहा गया वो उतना ही करता है, वो एक्स्ट्रा कुछ सवाल नहीं करता। ऐसा रख रखा है उन्होंने कि भाई आपको जितना कहा जाए बस उतना करना है, कुछ फालतू सवाल नहीं पूछता। उससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के काम भी ख़राब होते हैं। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय जितना कहा उतना ही कर लेता है, उससे फालतू कुछ नहीं करता। बहुत बार क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एम्प्लॉय को खुद से डिसीजन लेने पड़ते हैं, पर वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम ही ऐसा बना रखा है कि आपको कम्युनिकेट करना है तो टॉप लेवल तक जाके कम्युनिकेट करो, आप खुद से कोई कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाएगी। सपोज़ एम्प्लॉय के सामने कुछ ऐसी आ गई सिचुएशन, उसने क्या कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो मेरे मैनेजर ने कुछ बताया ही नहीं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंसी थी ही नहीं। अब एम्प्लॉय तो हाथ खड़े कर लेगा कि भाई मुझे कुछ नहीं पता। सो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कन्फ्यूजन होती है और कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ झगड़े बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये थे आपके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स। देखो एक चीज़ याद रखना, इसी पेपर की बात नहीं है, जो आपके आगे भी होंगे, मॉडल्स, थ्योरीज, प्रोसेस, या फिर ट्रेड्स, या फिर डिफरेंशिएशन आता है किसी दो चीज़ों में, इनको ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन आ गया व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लिख दोगे कि एक इंडिविजुअल ग्रुप में ये सब में कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे वो करता है, उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बोलते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या हो जाते हैं, मॉडल्स हो गए, ट्रेड्स हो गए, थ्योरीज हो गया, प्रोसेस हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इनको ज़्यादा ध्यान देना, इनको पढ़ के जाना, बाकी तो आप कर ही दोगे। सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर मॉडल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कोई सा भी आ सकता है या फिर चारों ही आ सकते हैं, जो मैं अभी आगे आपको कराऊंगा। पहला है ऑटोक्रेटिक मॉडल, बेस्ड ऑन पावर एंड अथॉरिटी, मैनेजर्स गिव ऑर्डर्स, एम्प्लॉयज़ फॉलो, एम्प्लॉय डिपेंड ऑन बॉस। जैसे कि मैंने बताया था, ऑटोक्रेटिक में ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल होता है, वैसे ही एक मॉडल होता है। इसमें क्या होता है, सारा का सारा जो डिसीजन होता है वो बॉस लेता है, सारे काम जो भी होता है वो संभालता है, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर होती है वो उसके पास होती है, काम वो अपने एम्प्लॉय से कराता है। एम्प्लॉय जो होते हैं वो बॉस पे डिपेंड रहते हैं, भाई बॉस ने जितना बोला उतना कर लिया, बाकी कुछ नहीं, ऐसा होता है। रिजल्ट जो होते हैं वो मिनिमम आते हैं, मिनिमम परफॉर्मेंस, लो मोटिवेशन। सो जैसे कि अगर सारे डिसीजन बॉस लेगा, सो उससे क्या होगा, एक अकेला आदमी डिसीजन ले रहा है, सो हो सकता है कि वो अच्छे ना ले, लेकिन जब सब लोग मिलके लेते हैं सो वो अच्छे डिसीजन आ सकते हैं।
इसीलिए जो परफॉर्मेंस है वो कम रहेगी और मोटिवेशन भी कम रहेगी। एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे, बॉस ने जितना कहा उतना कर लिया, बाकी कुछ नहीं, ऐसा। एग्जाम्पल, स्ट्रिक्ट बॉस कंट्रोलिंग एवरीथिंग इन अ फैक्ट्री और अ ऑफिस, वही। नेक्स्ट है कस्टोडियल मॉडल। बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स, organization provide salary, incentive and job security. Employee depend on organization. Result satisfaction but low motivation. एग्जाम्पल, कंपनी गिविंग हाई सैलरी, बोनसेस एंड इंश्योरेंस बट लेस इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। जैसे कि एक कंपनी के अंदर अगर अच्छी सैलरी मिल जाती है तो आपको और क्या चाहिए। बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सिर्फ सैलरी के लिए जाते हैं कि भाई उनके पास उनने लोन ले रखा है, ईएमआई चल रही है, तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एम्प्लॉय तो सेटिस्फाई हो जाता है बट मोटिवेशन कम रहती है। क्यों? क्योंकि उसे बस जाके काम करना है, पैसे लेने हैं, और काम ही क्या है, काम में इतना मन नहीं लगता कि भाई मुझे पैशन है इस काम को करने का, ऐसा कुछ नहीं रहता। बस वो सिर्फ सैलरी के लिए काम करता है। और जो कंपनी होती है वो भी सोचती है कि भाई इससे काम ही तो करवाना है, कौन सा हमें इस पे यहाँ कुछ करवाना है कि भाई ये खुश होके काम करे, हमें तो चाहे दुखी होके करे चाहे खुश होके करे, हमें अपना काम चाहिए, इसको पैसे चाहिए। सो कंपनी सैलरी देती है, बोनस देती है, कंपनी को काम मिल जाता है और पर्सन को सैलरी मिल जाती है। ये होता है कस्टोडियल मॉडल। नेक्स्ट है सपोर्टिव मॉडल। सो इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन लीडरशिप एंड सपोर्ट, मैनेजर्स गाइड, मोटिवेट एंड सपोर्ट एम्प्लॉयज, फोकस ऑन एम्प्लॉय नीड एंड ग्रोथ, हाई मोटिवेशन एंड बेटर परफॉर्मेंस, मैनेजर इंकरेजिंग एम्प्लॉयज एंड अप्रिशिएटिंग देयर वर्क। सो इसमें क्या होता है, इसमें जो मैनेजर होता है जो वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को, उसकी परफॉर्मेंस पे ध्यान देता है कि भाई तू आगे ग्रोथ करे। ऐसा नहीं है कि बस सैलरी, तो तुझे सैलरी मिल गई काम करके दे, बात ख़त्म। वो ये भी ध्यान रखता है कि ये अच्छा परफॉर्म करे, इसकी इम्प्रूवमेंट हो, इसको और स्किल्स सीख पाए और आगे बढ़ पाए अपने फ्यूचर में। इसमें क्या होता है, हाई मोटिवेशन रहती है एम्प्लॉय को और अच्छी परफॉर्मेंस भी आती है। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय भी खुद से चाहता है कि भाई मेरी भी स्किल्स इंप्रूव हो, और जो लीडर होता है, मैनेजर होता है, वो उसको स्किल्स बढ़ाने में उसकी हेल्प करता है और उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है एम्प्लॉय की। नेक्स्ट है कलीजियल मॉडल। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एंड टीम वर्क, मैनेजर एंड एम्प्लॉय वर्क एज अ टीम, सेल्फ डिसिप्लिन एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाई कमिटमेंट एंड टीम वर्क। एग्जाम्पल, टीम बेस्ड कंपनी वेयर एवरीवन वर्क टुगेदर एंड शेयर आइडियाज़। सो सब आपस में मिलके काम करते हैं, टीम वर्क की तरह काम करते हैं। सपोर्टिव में जो लीडर होता है वो सपोर्ट करता है एम्प्लॉय को, उसको गाइड करता है। और यहाँ पर इस मॉडल में सब लोग आपस में मिलकर काम करते हैं, सब डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन रहता है, खुद से सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं, उनको किसी को मतलब ज़रूरत नहीं होती उसको गाइड करने की, खुद से काम करते हैं और आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करके चलते हैं कि भाई मेरा ये काम है, तेरा ये काम है, सब आपस में करते हैं और ऐसे काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो ये थी आपकी यूनिट 1 यहाँ तक कंप्लीट। इसमें ये आपके टॉपिक्स थे। इसमें कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन्स ऑफ ओबी नहीं कराया मैंने, ओबी मॉडल्स ही हो गए, ये आप देख लेना बाकी खुद से। सिंपल है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये भी देख लेना, इजी है। मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये थोड़े इंपॉर्टेंट थे, फैक्टर्स इंपॉर्टेंट थे और मॉडल्स इंपॉर्टेंट थे, ये मैंने करा दिए। बाकी आगे करते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 जो है आपकी, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स भी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो पहला है फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है इसकी फाउंडेशन कैसे होती है, कि आप कैसे बिहेव करोगे सोसाइटी में, एक कंपनी में, या बाहर जाओगे, ये आप कैसे बिहेव करोगे वो किस चीज़ पे डिसाइड होता है। पहला होता है पर्सनैलिटी, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। Refer to the overall traits and characteristics of a person, influence how a person thinks and behave at work. Example, a confident person perform well in leadership role. So आपका जो बिहेवियर है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप किस टाइप के पर्सन हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। सेकंड है परसेप्शन, इसको मैं अच्छे से कराऊंगा डिटेल में, बट अभी के लिए समझो हाउ एन इंडिविजुअल इंटरप्रेट्स एंड अंडरस्टैंड सिचुएशन, कि हम सबका जो समझने का तरीका होता है ना चीज़ों को, वो अलग अलग होता है। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए पॉजिटिव हो, वो मेरे लिए नेगेटिव हो, और कोई चीज़ हो सकता है मेरे लिए पॉजिटिव और आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। हर किसी का समझने का परसेप्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। हम सब अलग अलग चीज़ों को अपने नज़रिए से देखते हैं। एग्जाम्पल, 2 एम्प्लॉयज़ में रिएक्ट डिफरेंटली एट द सेम फीडबैक। Attitude, a person feeling or opinion about something can be positive or negative. A positive attitude help in better टीम वर्क एंड परफॉर्मेंस। एटीट्यूड कैसा है उस पर्सन का, कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड का है, या फिर बात बात में दिखा रहा है, नखरे दिखा रहा है, अपना एटीट्यूड दिखा रहा है कि भाई तू तो ऐसा है, ये है वो है। पॉजिटिव अगर एटीट्यूड वाला पर्सन है
सो वो क्या करेगा, वो एक टीम में अच्छा परफॉर्म करेगा और अच्छा काम करके देगा। सो उसका बिहेवियर पॉजिटिव ही होगा अगर उसका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो। वैल्यूज़, बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। हम सब की वैल्यू क्या है? क्या कुछ गलत चीज़ आपके लिए भी गलत है, या फिर आप ये मानते हो कि थोड़ा बहुत गलत कर दिया, कुछ झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? अगर आपकी वैल्यू कैसी हैं, अगर आप मानते हो, आप सच्चाई में मानते हो, आप रूल्स को फॉलो करते हो, सो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। जैसे कि एन हॉनेस्ट एम्प्लॉय ऑलवेज फॉलो एथिकल प्रैक्टिसेस। अगर आपकी वैल्यू ऐसी है कि आप एक सही इंसान हो, आप झूठ का साथ नहीं देते, आप एथिकल चीज़ें करना पसंद करते हो, सो आप एथिकल चीज़ें ही करोगे। लेकिन अगर आप झूठे इंसान हो, आपको छोटी मोटी गड़बड़ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, आपने पहले भी ये सब कर रखा है, तो उससे क्या होगा, आप कंपनी में कुछ उल्टे सीधे काम करोगे जिससे कंपनी प्रॉब्लम में आ जाएगी। Learning change in behavior based on experience, help in improving skills and knowledge, and employee improve performance after training. So learning कैसी है आपकी, आप कैसे चीज़ों को समझते हो, कैसे लर्निंग करते हो, इससे आपका क्या होता है, टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। अगर आप नई नई चीज़ें सीखते हो तो इंसान बदलता है। जैसे कि कहते हैं ना कि बाहर ट्रैवल करने जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप नई नई चीज़ें सीखोगे, लोगों से मिलोगे, लर्निंग्स करोगे, आप एक्सपीरियंस लोगे नई नई चीज़ों के, नई नई लाइफ के आप एक्सपीरियंस लोगे, अलग अलग लोगों से मिलोगे, अलग अलग स्टेट के, उनकी लैंग्वेज अलग होगी, कल्चर अलग होगा। इससे क्या होगा, आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी और आपका बिहेवियर भी चेंज हो सकता है कि आप एक नेगेटिव पर्सन हो, सो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आए घूमने से। सिक्स पॉइंट है मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसी रहती है आपको? इंटरनल ड्राइव टू अचीव गोल्स, कि आप मोटिवेट हो चीज़ों को लेके कि नहीं। मोटिवेशन ये है कि कुछ टाइम के लिए ट्रिगर रहती है कि भाई हाँ मुझे मोटिवेशन है, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो ख़त्म हो जाती है। सो मोटिवेशन बस एक इंटरनल ड्राइव है गोल अचीव करने के लिए। ये एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करती है टू वर्क हार्ड, कि भाई अगर एक एम्प्लॉय है, वो घर जाता है और वो देखता है कि उसके बच्चे को कोई खिलौना चाहिए, पर उसके वो दिलाने के लिए पैसे नहीं है, उसको मोटिवेशन आए कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूँगा लाइफ में, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। सो उससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलती है और वो काम करता है। एग्जाम्पल, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड्स इंक्रीज मोटिवेशन। प्रमोशन जो होते हैं, रिवॉर्ड जो होते हैं, एम्प्लॉय की मोटिवेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं। एक कंपनी के अंदर कंपनी प्रमोशन, रिवॉर्ड ये सब करती है, देती है एम्प्लॉय को। क्यों देती है? ताकि उसकी मोटिवेशन और इंक्रीज़ हो सके। और जो मोटिवेशन होती है पर्सनल भी होती है कि हम कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, ये भी एक मोटिवेशन होती है। पर इसके अंदर कंपनी रिवॉर्ड्स देती है, बोनस देती है एक एम्प्लॉय को मोटिवेट रखने के लिए। सो ये होते हैं फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल, कि आपकी मोटिवेशन कैसी है। इस पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेवियर कैसा होगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, traits and behavior that make a person unique. It influences how a person thinks, feel and act in a different situation. पर्सनैलिटी कैसी है आपकी, ठीक है, आप इस पर्सनैलिटी में क्या क्या आता है, आपके ट्रेड्स आता है, आपका बिहेवियर कैसा है, आप कैसे इंसान हो, इस पे क्या आप कैसे सोचते हो, क्या फील करते हो, आप क्या, आपको दुखी लोगों को देख के कैसा फील होता है, आपको बुरा लगता है क्या किसी के लिए, कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। सो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। एग्जाम्पल यही पिछले वाला था, जो अ कॉन्फिडेंट पर्सन में टेक लीडरशिप रोल इजीली वाइल अ शाय पर्सन में अवॉइड पब्लिक इंटरेक्शन। ये होती है पर्सनैलिटी अलग अलग। अब जो आपके डिटरमिनेंट्स होते हैं पर्सनैलिटी की, आपकी पर्सनैलिटी क्या क्या चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, ये किस चीज़ पे डिपेंड रहता है। एक तो होता है हेरिडिटी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो आपके इंक्लूड फिजिकल फीचर्स, इंटेलिजेंस एंड टेम्परामेंट। एग्जाम्पल, अ पर्सन में बी नेचुरली काम और एग्रेसिव ड्यू टू जेनेटिक्स, कि आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स कैसे रहे हैं, आपका फेशियल कैसा है, दिखने में आप कैसे हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है। बहुत सारे लोग होते हैं कि जिसके फादर थोड़े गुस्से वाले होते हैं, वो बच्चा भी बड़ा होकर आगे वैसा ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जेनेटिक्स में है, सो वो भी ऐसा ही हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ काम होते हैं पेरेंट्स, सो उनका बच्चा भी वैसे ही शांत रहता है। इन्वायरमेंट कैसा है आपका, सराउंडिंग इन विच अ पर्सन ग्रोज, कि आप कैसे इन्वायरमेंट में पले बड़े हो। इंक्लूड्स फैमिली, कल्चर, एजुकेशन एंड सोसाइटी। अ पर्सन रेज्ड इन अ डिसिप्लिन फैमिली में डेवलप अ डिसिप्लिन पर्सनैलिटी, कि एक पर्सन है वो ऐसी डिसिप्लिन फैमिली में रेज हुआ है जहाँ पर हर चीज़ों के नियम कायदे हैं कि भाई तुझे ये करना है, ये गलत चीज़ें होती हैं, ये नहीं करनी चाहिए।
ऐसे इन्वायरमेंट में अगर वो बड़ा हुआ है सो वो भी डिसिप्लिन ही होगा। आप कहाँ पर पढ़े हो, आपकी एजुकेशन कैसी है, किस सोसाइटी में आप रहते हो, क्या कल्चर फॉलो करते हो, क्या आपकी फैमिली है, इन सब पे आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, लीडर्स के जो होते हैं, बच्चे होते हैं, वो भी ज़्यादातर लीडरशिप रोल में जाना पसंद करते हैं। बट आजकल तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। बट पहले के टाइम पे ऐसा ही था कि जो लीडर होता था वो भी लीडर, जैसे होता है ना राजा का बेटा राजा ही। सो वो क्यों था, क्योंकि वो इन्वायरमेंट में वैसे ही पला बड़ा था। सिचुएशन बिहेवियर चेंज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सिचुएशन, सेम पर्सन में बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। बहुत बार हो सकता है कि आप पर्सन में एक्ट फॉर्मल इन ऑफिस बट कैजुअल विद फ्रेंड्स, वही नॉर्मल सिचुएशन है ये तो, कि आप ऑफिस में गए, वहाँ पर अच्छे से आप सबसे रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हो कि हेलो हाय कैसे हो ये सब करके। वहीं आप बाहर आते हो, आप कैजुअल नॉर्मल हो जाते हो, और भाई कैसा है, क्या कर रहा है आजकल, कहाँ जा रहा है, ऐसे बोलते हो आप। सो आप की जो पर्सनैलिटी होती है वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आप किस सिचुएशन में हो। कल्चर वैल्यू बिलीव्स एंड ट्रेडिशन ऑफ सोसाइटी शेप्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। जैसे कि होता है कि बहुत सारे कल्चर में बड़ों की बड़ों की इज्जत के लिए कहा जाता है कि भाई आपको पैर छूने उनके, उनको बोलना है, नमस्ते बोलना है, या जो भी आपके ट्रेडिशन में होता है, उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करना है। ये सब चीज़ें जो भी होती हैं आपके कल्चर में, इन पे क्या होता है, आपका पर्सनैलिटी डिपेंड होती है कि आप किस तरीके के इंसान बनोगे। आगे आप जाओगे, आप आगे दूसरे लोगों से मिलोगे, उनकी भी आप वैसे ही रिस्पेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में यही सिखाया है, आपके कल्चर में यही सिखाया है कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। सो यही इस पे डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट है फैमिली एंड सोशल फैक्टर। देखो इन्वायरमेंट में जो हमने पढ़ा था, जो भी फैक्टर पढ़ा था इन्फ्लुएंस करने वाला, जो डिटरमिनेंट पढ़ा था पर्सनैलिटी का, एनवायरनमेंट, उसमें तो आपकी एजुकेशन, कल्चर, सोसाइटी ये सब आ गया था। यहाँ पर वो एक बड़ी हो गई, बड़ी टर्म हो गई एक। यहाँ पर हमने फैमिली को अलग पढ़ लिया कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आप फैमिली में रहते हो, आप फैमिली में आपके मम्मी पापा के साथ रहते हो, आपके परिवार के साथ रहते हो। सो उससे क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसा वो घर में बिहेव करते हैं पेरेंट्स, वैसा ही बच्चा बनता है। अगर पेरेंट्स एक दूसरे से करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, आपस में बदतमीज़ी करते हैं, सो उससे क्या होता है, बच्चा भी वही सीखता है। सो फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पेरेंट्स कैसे हैं। अगर वो बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं कि भाई बड़ों से ऐसे बात करनी है, हम देखो हम आपस में हस्बैंड वाइफ अच्छे से बात करते हैं, सो वैसा ही वो बच्चा बड़ा होकर बनता है। सपोर्टिव पेरेंट्स जो होते हैं बिल्ड कॉन्फिडेंस इन चिल्ड्रन, कि एक पेरेंट जो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चे को, अपनी बच्चों को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भेदभाव नहीं करते। उससे क्या होता है कि बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है और वो परिवार के लिए कुछ करता है कि भाई मेरे पेरेंट ने सपोर्ट किया, मैं भी तो कुछ करके दिखाऊंगा इनको। ये होता है। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप्स एंड सोशल इंटरेक्शन, कि आपके फ्रेंड्स कैसे हैं, कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, उन पे भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके पास ऐसे फ्रेंड्स हो जो किसी गलत चीज़ों में हो सकता है कि वो आपको ऐसी जगह ले जाएँ, ऐसी गलत चीज़ों में फँसा दें कि आपका बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। सो उस पे भी आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट है टाइप ए पर्सनैलिटी एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। ये आ सकता है कि टाइप ए पर्सनैलिटी या टाइप ए टाइप बी पर्सनैलिटी कौन सी होती हैं। सो टाइप ए पर्सनैलिटी हाईली कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ऑलवेज इन हरी एंड टाइम कॉन्शियस, एम्बिशियस एंड गोल ओरिएंटेड। तो एक तरीके से आप ये समझो, टाइप ए पढ़ लो आप, बी उसके अपोजिट है, बस ये समझो आप। टाइप ए पर्सनैलिटी जो होती है वो कॉम्पिटिटिव होते हैं, टाइम को लेके ज़्यादा कहते हैं कि भाई हमें तो सारे काम टाइम पे करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। एम्बिशियस होते हैं, मतलब गोल को लेके, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा वो होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ लाइफ में करके दिखाना है, हम तो कुछ करके ही रहेंगे। गोल ओरिएंटेड होते हैं, प्लान्स बनाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें को काम से करते हैं, अच्छे से टाइम पे करते हैं। ईज़िली गेट स्ट्रेस एंड इम्पेशेंट, बहुत जल्दी स्ट्रेस भी हो जाते हैं, कुछ चीज़ नहीं होती टाइम पे सो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू अचीव सक्सेस, इनके अंदर बहुत डिज़ायर होती है कि हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, ऐसा नेचर होता है। ऑफन एग्रेसिव एंड वर्क फोकस्ड, फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिलैक्स, प्रेफर मल्टीटास्किंग एंड फास्ट वर्क। एग्जाम्पल, अ मैनेजर हु वांट्स क्विक रिजल्ट, वर्क अंडर प्रेशर एंड गेट्स इरिटेटेड व्हेन थिंग्स आर डिलेड। कि एक मैनेजर है, वो टाइप ए पर्सनैलिटी का है, वो जल्दी रिजल्ट करना, जल्दी उसको रिजल्ट चाहिए, सो वो प्रेशर में काम करेगा और छोटी छोटी बातों पे वो स्ट्रेस हो जाएगा, छोटी छोटी बातों पे इम्पेशेंट हो जाएगा, गुस्सा करेगा।
टाइप बी पर्सनैलिटी के लोग जो होते हैं वो टाइप ए के अपोजिट होते हैं। टाइप बी क्या होते हैं, काम, रिलैक्स होते हैं, शांत नेचर के होते हैं, थोड़े कम्पिटिटिव, लेस कम्पिटिटिव होते हैं कि भाई चल हो गया, नहीं हुआ तो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। पेशेंस होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, हैंडल स्ट्रेस बेटर, की शांत रहना पसंद करते हैं, थोड़ा स्ट्रेस को अच्छे से डील करते हैं। वर्क स्टेडली विदाउट हरी, इन्जॉय वर्क विदाउट प्रेशर, कि भाई काम तो होता रहेगा, कौन सा ख़त्म हुआ है कभी किसी का, वही आदमी ख़त्म हो गया पर काम कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसा थोड़ा लेके चलते हैं अपनी चीज़ों को। फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव नेचर के होते हैं थोड़े से, मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, एंजॉय वर्क विदाउट प्रेशर, वही ठीक है, मतलब अपना काम अच्छे से बिना किसी स्ट्रेस के। और फ्रेंडली नेचर के होते हैं कि भाई अच्छे से काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से बातचीत करके अच्छे से काम करते हैं। टाइप ए की तरह नहीं होते कि खड़ूस टाइप के, कि भाई हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना है, हम तो करके रहेंगे, कुछ नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लेते स्ट्रेस बिल्कुल भी टाइप बी पर्सनैलिटी वाले। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु वर्क्स एट अ स्टेडी पेस, स्टेज काम अंडर प्रेशर एंड डज नॉट गेट स्ट्रेस ईजिली। सो ये है टाइप बी। आपकी इन दोनों में से पर्सनैलिटी कौन सी है, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कौन सी पर्सनैलिटी के हो आप, बाकी कुछ भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि 5 पर्सनैलिटी टाइप्स कौन से होते हैं, और इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, काफ़ी फेमस शॉर्ट्स है, वो मेरे चैनल का सबसे हाई वॉचिंग था, हाई व्यूज़ गए थे उस पर, 27 के कुछ हैं अभी, और वो चल ही रहे हैं, जब से अपलोड किया तब से व्यूज़ डेली आते ही रहते हैं, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे चलते रहते हैं डेली। सो वो भी देख सकते हो, शॉर्ट में वो एकदम। बाकी करते हैं, बिग 5 पर्सनैलिटी टाइप्स कौन से होते हैं। पहला होता है ओपननेस टू एक्सपीरियंस या ओपननेस टाइप के जो लोग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ये होते हैं इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं, ओपन टू न्यू आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस, ये नए नए आइडियाज़ को, एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लोर करते हैं। क्यूरियस होते हैं चीज़ों को लेके, इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ऐसे टाइप के पर्सनैलिटी के लोग होते हैं ये। अ पर्सन हु लाइक्स ट्राइंग न्यू आइडियाज़ एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वर्क, कि अलग एक काम को कैसे अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, या नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना इन लोगों को पसंद होता है जो ओपननेस में आते हैं। नेक्स्ट है कॉन्साइंसनेस, रिस्पॉन्सिबल एंड ऑर्गेनाइज्ड, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, केयरफुल एंड डिपेंडेबल, प्लान्स वर्क प्रॉपरली, एन एम्प्लॉय हु कंप्लीट टास्क ऑन टाइम एंड फॉलोज रूल्स स्ट्रिक्टली। सो ये होते हैं। थर्ड होता है एक्सट्रोवर्जन, वही एक्सट्रोवर्जन से मतलब थोड़े एक्सट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, आउटगोइंग होते हैं और सोशलेबल होते हैं लोगों के साथ, और बातचीत करना पसंद होता है लोगों से, नए नए लोगों से मिलना बहुत पसंद होता है इन लोगों को, और सिचुएशन को कैसे डील करना है और सोशल सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। कॉन्फिडेंट भी होते हैं सोशल सिचुएशन में, हर किसी से खुल के बात करना भी इन लोगों को पसंद होता है। फोर्थ है एग्रीएबलनेस, ये काइंड और कोऑपरेटिव टाइप के होते हैं, ट्रस्टिंग एंड हेल्पफुल होते हैं, हर किसी के साथ पोलाइटली बात करते हैं, काइंडली बात करते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, और ज़्यादातर जो लड़ाई होती है उसको अवॉइड करते हैं कि भाई कोई नहीं, क्या करेंगे लड़ाई करके, बातचीत करके ख़त्म कर लेते हैं, थोड़ा बातचीत मतलब कोऑपरेटिव टाइप के होते हैं। अ टीम मेंबर हु सपोर्ट्स अदर एंड मेंटेन हार्मनी, एग्जांपल। फिफ्थ है न्यूरोटिज्म, इमोशनली अनस्टेबल टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बात पे एकदम से दिमाग ख़राब हो जाता है, कभी कभी हो कुछ छोटी सी बात होगी तो एकदम से स्ट्रेस ले लेते हैं, ओ भाई ये क्या हो गया, कुछ भी छोटा सा होते तुरंत टेंशन ले लेते हैं। एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी ईजिली, मतलब छोटी सी कोई न्यूज़ आ गई ना बैड, उस पे ही स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं कि भाई मेरा अब क्या होगा, कैसे करूँगा मैं ये हो जाता है, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, और बहुत सेंसिटिव भी होते हैं प्रॉब्लम्स को लेके, कुछ भी दिक्कत आ जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप के पर्सन होते हैं। सो आपकी पर्सनैलिटी इनमें से कौन सी है, कमेंट करके बताना, पहले वाले भी टाइप ए टाइप बी में से कौन सी है, और इनमें से कौन कौन से आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स होते हैं, कौन किस किस में आप आते हो। आप हो सकता है दो टाइप की भी हो, 3 की भी हो, या हो सकता है सारी हो, ठीक है। सो कमेंट करके बताना कौन सी है इसमें से आपकी। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो क्या क्या स्टेज होते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। सो पहला होता है इन्फेंसी स्टेज या फिर इन्फेंट स्टेज जो आपका होता है, उसमें बर्थ टू अर्ली चाइल्ड, बेसिक नीड्स एंड ट्रस्ट डेवलपमेंट होता है। डिपेंडेंसी जो होती है वो पूरी पेरेंट्स पे रहती है। अ चाइल्ड लर्न्स ट्रस्ट व्हेन पेरेंट्स प्रोवाइड केयर, जो भी पेरेंट्स करते हैं वो चाइल्ड जो होता है वो सोचता नहीं है कि पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, वो बस उस चीज़ को कर देता है।
कि यहाँ पर आ जाओ या फिर ये चीज़ पकड़ लो, चाहे वो चीज़ गर्म हो, ये नहीं सोचता कि भाई गर्म है, वो छोड़ देगा भले ही बाद में, पर पेरेंट्स वैसे ऐसा करते भी नहीं है। बट मैं एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ कि इन्फेंसी स्टेज में जो होता है, जो चाइल्ड होता है वो ट्रस्ट करता है पेरेंट पे ज़्यादा कि जो वो करेंगे वो सही है, ऐसे उसे कुछ पता नहीं होता। सेकंड स्टेज होता है चाइल्डहुड स्टेज। इसमें डेवलपमेंट, बेसिक हैबिट्स का, बेसिक बिहेवियर का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, सही और गलत चीज़ों में फ़र्क पता चलना स्टार्ट होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड सराउंडिंग यहाँ पर ज़्यादा रहता है। अ चाइल्ड लर्न डिसिप्लिन फ्रॉम पेरेंट्स एंड स्कूल। थर्ड स्टेज होता है एडोलसेंस। इसमें क्या होता है, पीरियड ऑफ आइडेंटिटी फॉर्मेशन, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंड एंड सोसाइटी, इन सब चीज़ों का इस पे इम्पैक्ट होता है। इसका बिहेवियर डेवलप होता है फ्रेंड्स के, सोसाइटी में जो फ्रेंड से मिलता है, सोसाइटी में रहता है। इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल डेवलपमेंट भी होता है। एग्जाम्पल, टीनेजर्स डेवलप देयर ओन ओपिनियन एंड पर्सनैलिटी। एडोलेसेंस में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वो बच्चा बोलता है कि मैं खुद के डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ, थोड़ा ऐसा आ जाता है। फोर्थ होता है अडल्टहुड स्टेज। स्टेबल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, फोकस ऑन करियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है। डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। क्यों? क्योंकि सारे डिसीजन अपने लाइफ के खुद लेने हैं, जो भी करना है। पेरेंट्स बोल देते हैं कि इस कॉलेज में कर लो, ये कर लो, बट एट दी एंड बच्चों को खुद लेना पड़ता है कि मैं करना चाहता हूँ कि नहीं करना चाहता, उसका खुद का डिसीजन होता है। सो एडल्टहुड में क्या होता है, थोड़ी जो आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। फिफ्थ है ओल्ड एज स्टेज। इसमें क्या होता है, पर्सनैलिटी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, लाइफ के एक्सपीरियंस से चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं, जो भी एक्सपीरियंस से सीखा होता है वो बताते हैं। बिहेवियर में थोड़ा चेंज नहीं आता, क्यों? क्योंकि अब तो ओल्ड एज हो चुकी है, अब क्या ही बिहेवियर में चेंज करना। सो बेसिक सा ये होता है। ये स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कर सकते हो। बेसिक सा इन्फेंस, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज लिख सकते हो कि क्या क्या किसमें होता है। बेसिक है, इजी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे करते हैं, आ भी सकता है बट कर लेना, इतना आसान भी है वैसे भी। नेक्स्ट है एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड रेफर्स टू अ पर्सन पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग, बिलीफ एंड टेंडेंसीज टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, person, situation. It influences how a person behave in a different situation. An employee who has positive attitude toward work will perform better and cooperate with others. सो यही एटीट्यूड कैसा है आपका, पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स है, आप थोड़ी सी बात पे ही ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड दिखाते हो, चीज़ों को लेके ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होते, कुछ गलत हो गया तो आप उसको ज़्यादा नेगेटिव ले जाते हो, ये होता है एटीट्यूड। कंपोनेंट क्या होता है एटीट्यूड के? ABC मॉडल होता है। कोग्निटिव कंपोनेंट होता है रिलेटेड टू बिलीव, थॉट्स एंड नॉलेज, व्हाट अ पर्सन थिंक्स अबाउट समथिंग। एग्जांपल, बिलीविंग दैट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, कि आपका ये एटीट्यूड है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगी। पहला ये हो गया मॉडल। दूसरा होता है अफेक्टिव मॉडल। अफेक्टिव कंपोनेंट related to feelings and emotions, how a person feel about something, feeling happy or satisfied with the job. अफेक्टिव कंपोनेंट में क्या है कि वो उसका एटीट्यूड ऐसा है कि वो अपनी फीलिंग्स, वो खुश है अपनी जॉब के साथ, सेटिस्फाइड है। सो ये अफेक्टिव कंपोनेंट होता है। कॉग्निटिव में क्या होता है, वो उसकी बिलीफ होती है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं हार्ड वर्क करूँगा तो मुझे सक्सेस मिल जाएगी। Behavioral component related to action or behavior, how a person act based on attitude, working sincerely and actively participating in task. सिंपल है, बिहेवियर कैसा है उसका, कि कैसा उसका बिहेवियर है, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है उसका बिहेवियर कैसा होगा। पॉजिटिव एटीट्यूड है तो उसका पॉजिटिव बिहेवियर होगा, दूसरों के साथ वो अच्छे से बात करके चलेगा। और अगर उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, छोटी छोटी बात पे उसे गुस्सा आता है और फिर दूसरों को वो दिखाता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, सो उससे क्या होता है, उससे उसका जो बिहेवियर है वो भी नेगेटिव रहेगा। सो ये कंपोनेंट्स हैं, ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आपका जो पेपर है, थोड़े टफ पेपर बन रहे हैं, सेमेस्टर 1 में भी ये हुआ था, थोड़े हार्ड पेपर बनाए जा रहे हैं। सो उसी हिसाब से कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं, जो मॉडल्स हैं, ये तो करके ही जाना, बाकी इन चीज़ों को बस देख लेना, याद रहनी चाहिए कि भाई जाके लिख दो, कुछ ना कुछ पॉइंट बना के लिखे हो आप अपनी तरफ से। नेक्स्ट है लर्निंग कॉन्सेप्ट। लर्निंग रेफर्स टू a relatively permanent change in behavior that occurs as a result of experience, practice और training। मतलब कि लर्निंग क्या होती है कि आपके बिहेवियर में चेंज आना। कैसे चेंज आना? आपका कुछ नया एक्सपीरियंस रहा चीज़ों को लेके, आपने कोई नई प्रैक्टिस करी या फिर आपकी कुछ ट्रेनिंग हुई, उसकी वजह से आपका जो बिहेवियर है उसमें चेंज आया, इसको लर्निंग बोलते हैं। इट हेल्प्स इंडिविजुअल इम्प्रूव देयर स्किल्स, knowledge and performance. Example, an employee improve performance after receiving training
ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की। एक एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हुई ट्रेनिंग और प्रैक्टिस लेने के बाद। सो यही है लर्निंग। लर्निंग कैसे आती है? जब आप कोई चीज़ नहीं ट्राई करते हो, नया एक्सपीरियंस होता है, नई प्रैक्टिस होती है, उससे आप सीखते हो। लर्निंग थ्योरीज होती हैं, जैसे कि मैंने बताया थ्योरीज मॉडल ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो ये थ्योरीज इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, इनमें से एक भी आ सकती है। हो सकता है कि 2 थ्योरी आ जाए 15 नंबर में। सो थोड़ा सा खुद से भी बना के लिखना पड़ेगा और थोड़ा देख लेना, ईजी भी है, बाकी आप लिख सकते हो। सो पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। लर्निंग occurs through association between two stimuli developed by Ivan Pavlov. A response is created by linking one stimuli with another. An employee feels motivated when hearing a specific reward announcement repeatedly. So एक पेवलो एक डॉग है, एक पेवलो डॉग एक्सपेरिमेंट है, थ्योरी है। सो पेवलो ने क्या किया था, एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। सो उस डॉग को, वो एक्सपेरिमेंट अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, बट एक एक्सपेरिमेंट था कि डॉग को अगर कुछ कुछ बेल बजा रहे हैं तो डॉग को ये पता चल रहा है कि अब मुझे खाना मिलेगा। सो उन्होंने खाने को किसके साथ जोड़ दिया? बेल के साथ जोड़ दिया, कि जब बेल बजेगी तब उसको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। सो लर्निंग किस चीज़ पे डिपेंड करती है? टू स्टिमुली पे, कि आपने बेल बजाई और वो सीख गया कि भाई बेल बजेगी तो खाना मिलेगा, ऐसे। सो जैसे कि एक एम्प्लॉय होता है एक कंपनी के अंदर, वो खुश हो जाता है, वो मोटिवेट फील करता है जैसे ही वो किसी रिवॉर्ड या अनाउंसमेंट के बारे में पता चलता है कि भाई कुछ बोनस मिलने वाला है, या कोई कंपनी के अंदर कंपटीशन हो रहा है कि अगर लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो उसको अवार्ड मिलेगा। सो यही होती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की। जो लर्निंग होती है वो दो चीज़ों पे अकर्स होती है, ठीक है, कि लोग दो चीज़ों को कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि वो डॉग के बारे में, बेल बजाओ तो खाना मिलेगा, सो वो डॉग सीख गया, लर्निंग हो गई उसकी, उसकी कंडीशनिंग कर दी गई कि बेल बजेगी तो तुझे खाना मिलेगा, ये लर्निंग हो गई उसकी। सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। लर्निंग इज बेस्ड ऑन रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर। बिहेवियर इज स्ट्रेंथन्ड बाय रिवॉर्ड्स एंड वीकेंड बाय पनिशमेंट। सो जो बिहेवियर होता है, एन एम्प्लॉय वर्क हार्डर आफ्टर रिसीविंग बोनस, कि इस कंडीशनिंग थ्योरी में क्या बोला गया है कि अगर पनिशमेंट दी जाएगी सो उसका जो बिहेवियर है वो वीक होगा, लेकिन अगर उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा सो उसका जो बिहेवियर है उसमें स्ट्रेंथ आएगी और वो और भी काम करना चाहेगा, ठीक है। सो ये होती है ये थ्योरी कि हम लर्निंग ऐसे ऐसे करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग से लर्न करते हैं कि अगर रिवॉर्ड मिलेगा तो वो कुछ काम करेगा, उसे लर्निंग मिलेगी, सीखने को मिलेगा, ठीक है, उसका रिवॉर्ड स्ट्रेंथन होगा और वो सीख पाएगा। और जो पनिशमेंट के ऊपर भी उसको लर्निंग्स मिलेंगी, सेम है, ईजी है। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है? लर्निंग अकर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर, कि आप कुछ चीज़ तब सीखते हो जब आप दूसरों को देखते हो। दूसरों को जो कोई काम कर रहा है उसको आप देख रहे हो, आप अपनी, जैसे कि एग्जांपल में, अ न्यू एम्प्लॉय लर्न्स वर्क बाय वॉचिंग सीनियर एम्प्लॉय, कि भाई वो अपने सीनियर एम्प्लॉय को काम करते हुए देख रहा है, उसी से वो सीख रहा है काम करना, कैसे काम करते हैं कंपनी के अंदर। सो ये क्या हो गया? सोशल लर्निंग थ्योरी, कि आप दूसरों को देख के सीखते हो। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी क्या होती है? लर्निंग इन्वॉल्व थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फोकस ऑन मेंटल प्रोसेस। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय अंडरस्टैंड अ टास्क बाय एनालाइजिंग एंड थिंकिंग लॉजिकली। सो कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी में क्या होता है कि आप तब सीखते हो जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। जैसे कि देखा होगा, बहुत बार आप के साथ होता होगा कि जब पहले आप मैथ पढ़ते थे, सो आपका टीचर जो मैथ आपको करा देता था वो आपको समझ में आ जाता कि भाई हाँ ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। लेकिन जब आप उसको खुद करने बैठते थे आपको समझ में नहीं आता था। लेकिन जब आप सोचते थे कि भाई ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे करेंगे, पूछते थे आप कि कैसे कैसे करना है, तब आप उसको सॉल्व कर पाते थे, तो आपकी लर्निंग बढ़ जाती थी। सो जो चीज़ें होती हैं, जब आप खुद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, उन प्रॉब्लम से खुद डील करते हो, तभी आप सीख पाते हो। सो यही होती है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। फिफ्थ है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। लर्निंग जो होती है वो हैपन्स थ्रू रिपीटेड अटैम्प्ट्स, कि आप कुछ गलती कर रहे हो बार बार और फिर आप उससे सीख रहे हो, सो उससे आप ट्रायल एंड एरर से सीखते हो, ठीक है। एन एम्प्लॉय लर्न्स अ न्यू सॉफ्टवेयर बाय प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन, कि आप उस पर बार बार कुछ गलतियां करते हो, फिर सीखते हो, फिर सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, फिर कुछ गलती हो जाती है, फिर सीखते हो नई चीज़ें। सो यही होती है कि आप लर्निंग कैसे करते हो? ट्रायल एंड एरर थ्योरी से। ट्रायल एंड एरर से आप सीखते हो नई नई चीज़ों को। नेक्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन क्या होती है? परसेप्शन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू गिव मीनिंग टू देयर इन्वायरमेंट। इट हेल्प्स अ पर्सन अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड बिहेव अकॉर्डिंगली। अब आप ये फ़ोटो देखो, मैंने आपके लिए ही करी है इसमें। सब आप ये चीज़ देखो कि आप
फ़ोटो को ध्यान से देखो, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है? इसमें एक बूढ़ा सा आदमी दिख रहा है, इसमें एक लड़की दिख रही है, इसमें एक डॉग दिख रहा है, या उसका आदमी का हाथ दिख रहा है, मतलब क्या दिख रहा है आपको? आप कमेंट करके बताना, ठीक है, कि आपको सबसे पहले क्या दिखा। सो यही होती है परसेप्शन, कि आपने इस फ़ोटो को देखा और आपको सबसे पहले क्या दिखा, ठीक है। हम सबके जो चीज़ों को समझने का तरीका होता है वो अलग होता है। इसमें लड़की भी है, एक लड़का भी है, एक बूढ़ा आदमी भी है, एक डॉग भी लेटा हुआ है, डॉग या कोई एनिमल लेटा हुआ है, कैट जो भी है। सो ये परसेप्शन है, हम सबके समझने का तरीका अलग है। किसी ने डॉग नोटिस किया होगा, किसी ने कोई फीमेल लेडी देखी होगी, या किसी ने कोई बूढ़ा आदमी देखा होगा। सो यही होती है परसेप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल प्रोसेस। पहला होता है सिलेक्शन, इसमें हम चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। आपने क्या सेलेक्ट किया? इस फोटो को सेलेक्ट किया। इंडिविजुअल सेलेक्ट सर्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट और देयर और इम्पोर्टेंस। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय नोटिस ओनली इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ मैनेजर। सो सेलेक्ट, आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज किया चीज़ों को, आपने आपस में जोड़ने की कोशिश करी उनको, ठीक है। सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन इज अरेंज इन अ मीनिंगफुल वे। एन एम्प्लॉय ग्रुप सिमिलर टास्क टुगेदर फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। लास्ट में आपने क्या किया? इंटरप्रेट किया उस चीज़ों को, उसका मीनिंग समझा, इसमें है क्या। गिविंग मीनिंग टू द ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन, एन एम्प्लॉय इंटरप्रेट अ मैनेजर टोन एज ईदर सपोर्टिव और स्ट्रिक्ट, ठीक है। यही होता है परसेप्शन। परसेप्शन वही है कि हम सबके जो एक प्रोसेस होता है जिसमें हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, और वो जो परसेप्शन होती है हर किसी के उस चीज़ों को समझने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। हर कोई उस चीज़ को अलग तरीके से समझता है। जैसे कि अगर आपके आँख पे पट्टी बांध दी जाए और आपको एक किसी एनिमल को छूने के लिए कहा जाए, उसकी स्किन को टच करने के लिए कहा जाए, तो हो सकता है कोई बोले कि ये कैट है, कोई बोले डॉग है, ठीक है। हर कोई अपने अपने दिमाग के हिसाब से उस चीज़ को, उसकी क्या बना रहा है? परसेप्शन बना रहा है अपने माइंड में। सो यही होती है परसेप्शन। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन, की क्या क्या फैक्टर है जो आपकी परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कि आप क्या उस चीज़ के बारे में कैसा सोचते हो, ये किस चीज़ पे आपके डिपेंड करता है। पहला है परसीवर फैक्टर्स, जैसे कि आपका एटीट्यूड कैसा है, मोटिव्स कैसे हैं आपके, इंटरेस्ट कैसा है, एक्सपीरियंस कैसा है। सपोज़ आपने, जैसे मैंने बताया कि एनिमल को टच करने के लिए कहा, उसकी स्किन, हो सकता है कि आपको डॉग्स ज़्यादा पसंद हो, तो आपको जो एनिमल है वो डॉग जैसा लगे छूने पे, उसके बाल, हेयर्स आप टच करो, सबको डॉग जैसा लगे। सो ये क्या है? ये आपका पर्सनल इंटरेस्ट है कि आपको डॉग्स अच्छे लगते हैं, इस वजह से वो आपको डॉग जैसा लग रहा है। सो ये होता है। सो आपका एटीट्यूड, मोटिव्स, इंटरेस्ट, एक्सपीरियंस, इन पे डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ का परसेप्शन क्या निकालोगे। अ पॉजिटिव पर्सन सीज अपॉर्चुनिटी वाइल अ नेगेटिव पर्सन सीज प्रॉब्लम। नेक्स्ट है टारगेट फैक्टर्स। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट और पर्सन बीइंग ऑब्जर्व, नोवेल्टी, न्यूनेस, मोशन, साउंड, साइज। सो जो आपकी परसेप्शन होती है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है, कि जैसे कि कोई चीज़ मूव कर रही है, आप उसको देखना पसंद करोगे। मोशन में कोई चीज़ है, सामने आपकी कोई चीज़ हिल रही है, डुल रही है, सो आप उसको देखना पसंद करोगे। या फिर किसी चीज़ की ज़्यादा लाउड नॉइज़ है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चिल्ला के बोल रहा है, आप उसको, उस पे ज़्यादा ध्यान जाएगा। सो आपका जो परसेप्शन है वो उसको देखेगा कि भाई ये क्या तेज़ तेज़ चिल्लाया जा रहा है बार बार। या फिर कोई नई चीज़ है मार्केट में, या कोई नया प्रोडक्ट आया, आप उस, आपका जो परसेप्शन है उसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नया प्रोडक्ट है। सो टारगेट फैक्टर वही होते हैं, कोई नई चीज़ें, या फिर कोई चीज़ मूव कर रही है, या किसी चीज़ की जो साउंड है वो ज़्यादा है, उन पे आपका ध्यान जल्दी जाएगा। थर्ड है सिचुएशनल फैक्टर्स, इस टाइम, प्लेस एंड इन्वायरमेंट, कि आप कैसी सिचुएशन पे हो, कहाँ किस टाइम पे हो, किस जगह पे हो, या कैसे इन्वायरमेंट पे हो, उस पे आपका जो परसेप्शन है वो डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, बिहेवियर इन ऑफिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिहेवियर एट होम, कि आपका जो बिहेवियर है वो ऑफिस में अलग होगा और घर पे अलग होगा। सो ये होता है कि आप अलग अलग जगह पे सिचुएशन में अलग हो तो आप अलग ही रिएक्ट करोगे। सो ये होते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग परसेप्शन। नेक्स्ट है मोटिवेशन कॉन्सेप्ट। मोटिवेशन क्या होती है? रेफर्स टू द इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स दैट डिराइव अ पर्सन टू एक्ट, वर्क एंड अचीव गोल, कि एक ऐसी फोर्स जो चाहे इंटरनली हो चाहे एक्सटर्नली हो, जो एक पर्सन को काम करने के लिए मजबूर करती है, उसके गोल अचीव करने के लिए हेल्प करती है। इट इज़ द प्रोसेस दैट इनिशिएट, डायरेक्ट एंड सस्टेन्स बिहेवियर टुवर्ड अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय वर्क हार्डर टू अचीव अ प्रमोशन और अर्न रिवॉर्ड, ठीक है।
उसका पर्सनल भी हो सकता है। इंटरनल क्या हो सकता है कि भाई वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, उसका इंटरनल मोटिवेशन है। लेकिन एक्सटर्नल क्या है कि भाई वो करेगा तो उससे प्रमोशन मिलेगा, उसको बोनस मिलेगा, ये एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गई आपकी। ठीक है, सो मोटिवेशन तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंस क्या है मोटिवेशन की, ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है। ठीक है, परफॉर्मेंस कैसे कि भाई जब कोई एम्प्लॉय मोटिवेट रहता है तो वो अच्छा काम करता है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, जॉब सेटिस्फेक्शन को इन्हेंस करती है। अगर उसको रिवॉर्ड दिया जाए, बोनस दिया जाए, और ज़्यादा खुश होता है एम्प्लॉय, जो है सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करता है। रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, मोटिवेट एम्प्लॉयज आर motivated employees are less likely to leave the organization. एग्जाम्पल गुड रिवॉर्ड एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। सो एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के भी नहीं जाएंगे, वो कंपनी में ही काम करेंगे। प्रमोट्स गोल अचीवमेंट, इनकरेजेस पॉजिटिव एटीट्यूड। सो यही है इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट है नीड हायरार्की थ्योरी। ये अब्राहम मैस्लो ने दी थी, और ये आपने पहले भी पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, या फिर आपका तो चेंज हुआ है, पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, तो बताता हूँ मैं आपको इसको अच्छे से। सो जो ये आपको दिख रहा है पिरामिड, ठीक है, अगर पेपर में आ जाता है ये, वैसे इंपॉर्टेंट है, आ भी सकती है ये थ्योरी। सो इस पिरामिड को ऐसे ड्रॉ कर देना। सबसे नीचे लिखना, इसका ऑर्डर बहुत ज़रूरी है कि नीचे आप लिखोगे फिजियोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, फिर लव एंड बिलोंगिंग, या फिर इसको सोशल नीड्स भी आप बोल सकते हो, फिर एस्टीम नीड्स, और सबसे ऊपर आएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, सो इसको लाइन से ऐसे ऑर्डर में इसको आप लिख सकते हो। सो अब आपकी क्या होती हैं, लेवल्स होते हैं, कि इसमें क्या बोलते हैं अब्राहम मैस्लो कि हमारे जो ह्यूमंस होते हैं, हम जो काम करते हैं कंपनी के अंदर, हम सब की कुछ ज़रूरतें, कुछ नीड्स होती हैं। सो उन्होंने बोला है कि सबसे पहली जो बेसिक नीड होती है वो होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें कि आपको सबसे पहले क्या चाहिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए और आराम चाहिए। मतलब एक तरीके से आपको अपनी लाइफ में फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये आपकी सबसे बेसिक नीड है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। सो ये एक ह्यूमन की सबसे पहली नीड होती है। फिर आपको सेफ्टी चाहिए, कि सेफ्टी का मतलब सिक्योरिटी हो, कि भाई आपकी जॉब एकदम से छूट ना जाए, स्टेबिलिटी हो लाइफ में, कि भाई ऐसा ना हो कि इनकम कभी कम आ रही है, कभी ज़्यादा आ रही है। सिक्योरिटी होनी चाहिए जॉब की, कि एकदम से छूट ना जाए। ये होती है आपकी दूसरी नीड्स। फिर आती है तीसरी, भाई पहली दो तो मिल गई, सोशल नीड। अब बंदे को क्या चाहिए, सब कुछ मिल गया, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, जॉब भी मिल गया, उसको थोड़ा ये चाहिए कि लोगों से घुलूँ मिलूँ, या बाहर जाके बात करूँ मैं उनसे, घूमने जाऊँ कहीं, फ्रेंडशिप हो मेरी दोस्त लोगों के साथ, प्यार बढ़े अपने लोगों के साथ कम्युनिटी में, और अच्छे हमारे क्या हो रिलेशंस हो लोगों के साथ। सो ये उसकी थर्ड नीड है। फोर्थ नीड क्या है उसकी, एस्टीम नीड्स, रिस्पेक्ट चाहिए उसको, और उसको क्या चाहिए, रिकग्निशन चाहिए कंपनी के अंदर, कि भाई लोग उसको, ये नहीं कि बस एक काम करने वाला एम्प्लॉई है, आता है जाता है चला जाता है, कोई पूछता भी नहीं, ना कोई जानता, मैनेजर तक को नहीं पता कि मेरी कंपनी में कौन काम कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको अच्छे से रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और रिकग्निशन मिलना चाहिए कंपनी के अंदर। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसमें क्या होता है, सेल्फ ग्रोथ और फुल पोटेंशियल पे लास्ट नीड होती है एकदम, कि वो अपना लाइफ में पर्पस देखता है, अपनी लाइफ को अपने मोरल डेवलपमेंट करता है अपने, और मतलब एकदम टॉप होती है ये। यहाँ तक तो बहुत कम लोग ही पहुँच पाते हैं, बाकी सब तो नीचे ही रह जाते हैं, 2-3 में ही। मतलब वो लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुका होता है, उसको कुछ ज़्यादा नीड नहीं होती है, वो बस अपने आप को, अपनी क्रिएटिविटी और पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करता है। ये होती हैं नीड्स। ठीक है, 5 हैं ये। इनको ऐसे पिरामिड बना के आप लिख सकते हो, एक पेज पे ऐसे लिख देना, छोटा मोटा साइड में लिख देना, और अगले पेज पे फिजियोलॉजिकल नीड्स को, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना, लिख देना कि एक बंदे को फूड चाहिए होता है, वाटर, रेस्ट, शेल्टर, बेसिक नीड चाहिए होती है पहले लेवल में, दूसरे में सिक्योरिटी, फिर सोशल लव, फ्रेंडशिप, फिर रिस्पेक्ट, फिर लास्ट में फुल पोटेंशियल पे, फिर वो सेल्फ ग्रोथ पे और खुद की क्रिएटिविटी पे ध्यान देता है। सो यही होती है नीड हायरार्की थ्योरी बाय अब्राहम मैस्लो। नेक्स्ट है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, डगलस मैकग्रेगर। सो थ्योरी एक्स क्या बोलती है और थ्योरी वाई क्या बोलती है, एक चीज़ याद रखना, थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। ठीक है, थ्योरी एक्स समझ में आ जाएगी तो वाई भी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। और जैसे कि मैंने बताया, ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीड हायरार्की, और पहले भी कराई है मैंने। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। थ्योरी एक्स क्या होती है,
अज्यूम एम्प्लॉयज़ डिसलाइक वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड। थ्योरी एक्स में ऐसे लोग आते हैं जो काम करना पसंद नहीं करते और काम को अवॉइड करते हैं। एम्प्लॉय नीड स्ट्रिक्ट सुपरविजन एंड कंट्रोल। अगर आ जाती है कि थ्योरी एक्स क्या होती है तो आप लिख देना कि इसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो काम को पसंद नहीं करते और काम को अवॉइड करना पसंद करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्लोज सुपरविजन की नीड होती है, बहुत कंट्रोल की नीड होती है। बार बार मैनेजर अगर सर पे चढ़ा रहे तो काम करते हैं, वरना नहीं करते। वर्कर्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रेफर डायरेक्शन। वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मना कर देते कि भाई हम इस काम की जिम्मेदारी नहीं लेते, हमें जितना आप कह दोगे उतना कर लेंगे। एम्प्लॉयज़ लैक एम्बिशन। इसमें एम्बिशन को भी बहुत कम रहता है, वो बस ये रहता है कि भाई काम कर लिया, पैसे मिल गए, बहुत, बस और कुछ दिक्कत नहीं होती, कुछ लाइफ में कुछ बड़ा नहीं करना होता। ऐसे लोग आते हैं थ्योरी एक्स में। मोटिवेशन इज़ मेनली थ्रू पनिशमेंट और थ्रेट्स। मोटिवेशन जो होती है वो पनिशमेंट और थ्रेट से ही आती है, ठीक है। इसके अंदर कि भाई तुम्हें जॉब से निकाल देंगे या फिर तुम्हें और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो ही जाके ये लोग काम करते हैं। एम्प्लॉय रेजिस्ट चेंज को ये बहुत रेजिस्ट करते हैं। अगर कंपनी के अंदर कोई नया चेंज करना होता है, कोई नया रूल लाना होता है, तो उसको ये जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। मैनेजर्स टेक ऑल डिसीजन, फोकस इज ऑन डिसिप्लिन एंड कंट्रोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि थ्योरी एक्स के अंदर कैसे लोग आते हैं। सो ये सारे पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि इन अ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स ओनली परफॉर्म टास्क व्हेन क्लोजली मॉनिटर्ड बाय अ स्ट्रिक्ट सुपरवाइजर। थ्योरी वाई क्या कहती है? अज्यूम्स एम्प्लॉयज़ एंजॉय वर्क एंड फाइंड इट नेचुरल। सो जो थ्योरी वाई में ऐसे एम्प्लॉयज़ आते हैं जो अपने काम को करना पसंद करते हैं। एम्प्लॉय जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं होती कि भाई उन्हें आके उनके सर पे चढ़ा रहे काम करने के लिए, वो मतलब खुद से सारा काम कर लेते हैं। एम्बिशियस होते हैं लाइफ को लेकर, ग्रोथ की तरफ देखते हैं कि भाई वो ये सोचते हैं कि आज मैं सुपरवाइज़र हूँ तो कल मैं जाके सीनियर सुपरवाइज़र या कोई मैनेजर बनूंगा, अच्छी पोस्ट पे जाऊंगा मैं आगे जाके, वो ये सब सोचते हैं। लेकिन थ्योरी एक्स में ये सब नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि जो है मिल रहा है, बढ़िया है, अपना काम चल रहा है, सैलरी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन इज़ थ्रू रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन। मोटिवेशन जो होती है थ्योरी वाई को रिवॉर्ड्स के थ्रू मिलती है कि भाई बोनस मिलेगा, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा, यहाँ ऐसे मोटिवेशन दी जाती है। थ्योरी एक्स में वही पनिशमेंट दे के मोटिवेशन दी जाती है। एम्प्लॉयज़ आर ओपन टू चेंज। एम्प्लॉय जो होते हैं वो चेंजेस को उनको मतलब मना नहीं करते, कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो रहा है तो हमारे भले के लिए ही होगा, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट ही होगा लाइफ में। एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, फोकस इज ऑन ट्रस्ट एंड एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एग्जाम्पल इन अ कंपनी वेयर एम्प्लॉयज़ टेक इनिशिएटिव, शेयर आइडियाज़ एंड वर्क विदाउट कांस्टेंट सुपरविजन। सो ये होते हैं थ्योरी वाई। नेक्स्ट है टू फैक्टर थ्योरी, फ्रेडरिक हेर्ज़बर्ग। सो टू फैक्टर थ्योरी जो होती है ये मोटिवेशन को कैसे अफेक्ट करती है, क्या होती है? पहला है हाइजीन फैक्टर्स। सो ये क्या होते हैं? सैलरी, वर्किंग कंडीशन, कंपनी पॉलिसी कैसी है, कंपनी की जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जॉब से निकाल दिया ना जाए जल्दी से। डू नॉट मोटिवेट बट प्रिवेंट डिससेटिस्फेक्शन। ये मोटिवेट नहीं करती ये चीज़ें, बट ये आपको डिससेटिस्फेक्शन भी नहीं होने देती कि आप खुश नहीं हो। मोटिवेट नहीं करेंगी पर खुश भी नहीं, ऐसा नहीं है कि आप खुश ना हो, आप भी ये रहोगे कि भाई हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल, पुअर सैलरी कॉजेज डिससेटिस्फेक्शन बट गुड सैलरी अलोन डज नॉट मोटिवेट। पुअर सैलरी जो होती है वो डिससेटिस्फेक्शन कॉज कर देती है, बट गुड सैलरी अलोन डज नॉट मोटिवेट। ऐसा नहीं है कि आपको एक अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपको मोटिवेशन फील होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपको कम सैलरी मिल रही है तो आपको डिससेटिस्फेक्शन ज़रूर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेटर फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? अचीवमेंट, रिकग्निशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एक्चुअली मोटिवेट एम्प्लॉयज़। ये फैक्टर्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। एग्जाम्पल, प्रमोशन एंड अप्रिसिएशन इंक्रीज मोटिवेशन। रिजल्ट क्या होता है इसका? ट्रू मोटिवेशन कम्स फ्रॉम मोटिवेटर फैक्टर, नॉट जस्ट बेसिक बेनिफिट। सो ये जो मोटिवेशन थ्योरी है ये क्या बोलती है कि जो मोटिवेटर फैक्टर्स होते हैं वही मोटिवेट करते हैं, बाकी जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं वो बस डिससेटिस्फेक्शन होने से प्रिवेंट करते हैं, मोटिवेट नहीं करते। पर किसी एम्प्लॉय को ऐसा भी नहीं है कि नाराज़ होने देते हैं, बस ये है कि काम चलता रहे। सो ये होती है टू फैक्टर थ्योरी। आ सकती है, इजी है, इसको और थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लेना। मैंने बस बेसिक सा ओवरव्यू दे दिया, आपको समझा दिया, बाकी आप खुद से भी बना के लिख सकते हो। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्ररी थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। सो इसमें 4 थ्योरी होती हैं आपकी। सो पहली है सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ये क्या बोलती है?
फोकस इज ऑन इंटरनल मोटिवेशन डूइंग वर्क बिकॉज यू एंजॉय इट। इस थ्योरी के अंदर ये बोलते हैं कि अगर आप किसी इंटरनल मोटिवेशन रहती है, क्यों? क्योंकि आप किसी काम को इसलिए करते हो क्योंकि आप उसको एंजॉय करते हो, आपको उस काम को करना अच्छा लगता है। सो सेल्फ डिटर्मिनेंट है एक तरीके से। एम्फेसिस ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंसी एंड रिलेटेडनेस। People perform better when they feel in control of their action. Encourage personal growth and self-satisfaction. Reduce dependency on external reward. Increase creativity and innovation. Build long-term motivation. जैसे कि example, an employee work hard because they enjoy learning new skills, not just for salary. इसके अंदर क्या होता है कि बाहर के जो एक्शन होते हैं इस थ्योरी के अंदर वो कंट्रोल नहीं करते मोटिवेशन को, सेल्फ जो खुद के अंदर के फैक्टर्स होते हैं वो करते हैं कि भाई आपको काम करना अच्छा लगता है तो आप उस काम को करते हो, भले ही सैलरी थोड़ी सी कम मिले पर कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको वो काम अच्छा लगता है इसलिए आप उसको करते हो। इसीलिए इसमें बोला गया है कि जो डिपेंडेंसी होती है वो एक्सटर्नल फैक्टर पे, एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स पे कम हो जाती है इस थ्योरी के अंदर। इंक्रीज क्रिएटिविटी बढ़ती है, क्यों? क्योंकि आप सारा जो काम है वो खुद से करना पसंद करते हो, कोई आपको कुछ नहीं कहता कि कोई बॉस आके कह रहा है कि भाई तू काम कर, आप बोल रहे हो कि भाई मुझे पसंद है मैं तो कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से काम करना पसंद करते हो। और ये लॉन्ग टर्म मोटिवेशन भी बना के रखता है, क्यों? क्योंकि आपको अपना काम करना पसंद है खुद का। ठीक है, यही है बस। नेक्स्ट है गोल सेटिंग थ्योरी। इसमें क्या बोला गया है? डेवलप्ड बाय एडविन लॉक। क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल इम्प्रूव परफॉर्मेंस, डिफ़िकल्ट बट अचीवेबल गोल्स मोटिवेट एम्प्लॉयज़। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो क्लियर और स्पेसिफिक गोल्स होते हैं वो परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं, गोल जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं बट जो अचीवेबल गोल्स होते हैं वो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, अ सेल्स एम्प्लॉय परफॉर्म बेटर व्हेन गिवन अ क्लियर टारगेट लाइक अचीविंग 10 सेल्स पर डे। अगर उस एम्प्लॉय को ये कहा गया है कि तू 100 सेल्स कर, जो कि अचीवेबल नहीं है, उसके लिए बहुत मुश्किल काम है, तो उसको डिमोटिवेशन होगी। लेकिन ये अचीवेबल गोल है कि 10 सेल्स तो तू एक दिन की कर ही सकता है। सो उससे क्या होगा, एम्प्लॉय जो है वो मोटिवेट फील करेगा और उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी। सो गोल सेटिंग थ्योरी में क्या कहा गया है कि अगर आप गोल सेट कर दोगे तो उससे उसकी मोटिवेशन बढ़ जाएगी जब उस गोल को वो अचीव कर लेगा। तो फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इम्प्रूवमेंट के लिए कि भाई वो 10 सेल्स भी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या ये भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, गोल कमिटमेंट इज़ नेसेसरी फॉर सक्सेस। गोल कमिटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्यों? क्योंकि अगर वो ये सोचेगा कि भाई कोई नहीं 10 आज नहीं कर पाया, 8 होगी, 2 कल को कर लेंगे, ऐसा रहेगा तो उसके माइंड में फिर क्या रहेगा, वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा, वो उस काम को बस स्किप करता रहेगा आगे के लिए। हेल्प्स इन मेजरिंग परफॉर्मेंस ईजिली। गोल सेट करने से क्या होता है, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस मेज़र करी जाती है। अगर वो सेल्स कर पा रहा है डेली की 10 तो ठीक है भाई, इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और इससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन भी मिलती है अगर कोई गोल सेट कर देते हैं तो। ऐसे जैसे कि आपके साथ होता होगा, आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि अच्छे मार्क्स लेके आओ तो हम आपको लैपटॉप दिलाएंगे, फ़ोन दिलाएंगे। सो उन्होंने गोल सेट कर दिया है, अगर आप वो अचीव करते हो सो आप, अगर वो अचीवेबल होता है कि जैसे कि आप हो एक स्टूडेंट हो और आप हमेशा से 40-50% मार्क्स ला रहे हो और आपके पेरेंट्स ने सडनली बोल दिया कि 90 या 95 लेके आओ, बहुत सारे बच्चे लेके भी आ जाते हैं, बट एक तरीके से वो आपके लिए अचीवेबल नहीं है कि भाई एकदम से 40% से मैं कैसे सीधा 95 लेके आऊँगा। सो आपकी मोटिवेशन पहले ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर पेरेंट्स ने बोल दिया कि 40% मार्क्स लेके आ रहा है, एक काम कर 60 तो ला ही सकता है, तो हम तुझे एक फ़ोन दिला देंगे। सो वो बच्चा मोटिवेट हो जाता है, क्यों? क्योंकि गोल अब अचीवेबल है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। सो यही है गोल सेटिंग थ्योरी। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इसमें क्या होता है, बेस्ड ऑन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बिहेवियर इज शेप्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो बिहेवियर होता है, जो मोटिवेशन होती है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करती है। जैसे कि आपने कुछ अच्छा काम किया और आपको बोनस मिला, सो आपका जो मोटिवेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर आपने कुछ गलत काम किया और आपको पनिशमेंट, उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो भी आपका जो बिहेवियर है वो अलग होगा। ठीक है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट रिड्यूस अनवांटेड बिहेवियर। कि अगर आपको ये कहा जाए कि भाई अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो तुझे ये पनिशमेंट मिलेगी, तो आपका जो फालतू का अनवांटेड बिहेवियर है, जो नेगेटिव बिहेवियर है, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको ये कहा गया कि भाई तुझे ये काम कर, तुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, सो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ये एक अच्छा गुड बिहेवियर को इनकरेज करता है। इमीडिएट रिवॉर्ड्स आर मोर इफेक्टिव। सो जो इमीडिएट रिवॉर्ड्स होते हैं कि आपने कुछ, जैसे कि एक एम्प्लॉय ने एक हफ्ते की सेल्स कर दी, उसको एक महीने बाद रिवॉर्ड ना दे के आप एक हफ्ते जैसी सेल्स करी तुरंत दे दो, तो उससे क्या होगा, और ज़्यादा वो क्या हो जाएगा,
इफेक्टिव हो जाएगा वो रिवॉर्ड, और वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा और वो अच्छे से काम करेगा। एन एम्प्लॉय वर्क हार्डर आफ्टर रिसीविंग अ बोनस फॉर अ गुड परफॉर्मेंस, वही कि एक एम्प्लॉय जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेगा अगर उसको बोनस मिल जाएगा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस का, वरना फिर दिक्कत होगी। या फिर एक एम्प्लॉय तब भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है कि अगर उसको ये कहा जाए कि तुझे पनिशमेंट मिलेगी अगर तूने काम नहीं किया तो। सो ये होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। कैन बी यूज टू मॉडिफाई वर्क प्लेस बिहेवियर, कंसिस्टेंट रेनफोर्समेंट स्ट्रेंथन बिहेवियर। सो ये होता है रेनफोर्समेंट थ्योरी। नेक्स्ट है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, रेफर्स टू अ पर्सन बिलीव इन देयर एबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो खुद की एबिलिटी के ऊपर अपनी बिलीव करता है कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, सो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है। हायर कॉन्फिडेंस लीड्स टू अ बेटर परफॉर्मेंस, वो जितना कॉन्फिडेंस रहता है उतना ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। इन्फ्लुएंस बाय पास्ट सक्सेस इंकरेजमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, जैसे कि कोई रेस होती है या फिर कोई भी इवेंट होता है, कोई टूर्नामेंट होता है, उसमें अगर कोई एक पर्सन है वो बार बार पहले भी जीत चुका है, सो उसको और ज़्यादा मोटिवेशन रहेगा कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा कि भाई इस बार भी मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ। उससे क्या होता है, सक्सेस के जो चांस होते हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ इंक्रीजेस मोटिवेशन, जब खुद पे बहुत ज़्यादा भरोसा होता है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीफ होती है, उससे मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। फियर ऑफ फेलियर जो होता है वो कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन पहले भी पास्ट में उसको उन चीज़ों में सक्सेस मिली है, इससे वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है और अच्छे से काम कर पाता है। इनकरेजेस टेकिंग चैलेंजिंग टास्क, इससे क्या होता है वो ऐसे टास्क लेता है जिसमें और ज़्यादा चैलेंज हो ताकि वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए। उसको खुद को चैलेंज करने में अच्छा लगता है कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं अच्छा करके दिखाऊंगा। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय हु बिलीव्स दे कैन कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली विल पुट इन मोर एफर्ट एंड परफॉर्म बेटर, कि एक एम्प्लॉय जिनको ज़्यादा फील हो रहा है कि भाई हम काम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, वो और भी ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे और उस काम को और अच्छे से करेंगे। सो यही होता है सेल्फ एफिकेसी थ्योरी। सो ये आपके यूनिट 2 के सारे टॉपिक्स हैं, ये मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर करा दिए हैं आपके। इसमें रह क्या गया है, ये जो आप देख रहे होंगे, पहला तो फाउंडेशन ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी, टाइप ए, टाइप बी, 5 पर्सनैलिटी, ये तो मैंने करा दिए हैं। इसके नीचे एटीट्यूड क्या होता है ये भी करा दिया है। जॉब रिलेटेड एटीट्यूड ये देख लेना। लर्निंग कॉन्सेप्ट में थ्योरीज, रेनफोर्समेंट, परसेप्शन, ये भी करा दिए हैं। इसमें बचता क्या है, वैल्यूज़, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ टर्मिनल वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। इन्होंने पता नहीं कैसे लिख रखा है, ये आपस में गैप नहीं दे रखा, बट ये आपके जो टॉपिक हैं, टर्मिनल वैल्यूज़ क्या होती हैं और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ क्या होती हैं, ये हो सकता है आ जाए 3 नंबर में। इसको अच्छे से कर लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। ये मैंने नहीं कराया इसमें। बाकी मोटिवेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस, थ्योरीज, थ्योरी एक्स वाई, नीड हायरार्की, कॉन्टेम्पररी थ्योरीज, सेल्फ डिटर्मिनेशन, गोल सेटिंग थ्योरी, रेनफोर्समेंट, सेल्फ एफिकेसी थ्योरी, ये सारी मैंने करा दी हैं। बस यही आपको करना है, वैल्यूज़ में कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स, टर्मिनल वैल्यू एंड इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़। नेक्स्ट है ग्रुप एंड टीम। ग्रुप और टीम में आपका डिफरेंस भी आ सकता है कि ग्रुप क्या होते हैं, वर्क टीम क्या होती है। सो ये देख लेना अच्छे से, अब मैं आपको बताता हूँ। सो ग्रुप क्या होता है, ग्रुप इज़ अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर पीपल, मेंबर्स जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में। दे मे और मे नॉट हैव अ कॉमन गोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंडिविजुअल, लेस कोऑर्डिनेशन कंपेयर टू टीम। जैसे कि एग्जांपल, स्टूडेंट सिटिंग टुगेदर इन अ क्लास बट वर्किंग ऑन देयर ओन टास्क, कि जैसे कि 4-5 लोगों का आपका ग्रुप बना दिया, सब अपने अपने में काम कर रहे हैं, ये हो गया आपका ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो सबकी अलग अलग स्किल्स होती हैं, सबके अलग अलग गोल होते हैं, किसी का भी एक पर्टिकुलर गोल नहीं होता, सबके अलग अलग गोल होते हैं। लेकिन जैसे कि क्रिकेट टीम है, क्रिकेट को टीम क्यों बोलते हैं लास्ट में, क्रिकेट ग्रुप क्यों नहीं बोलते, या इंडिया ग्रुप क्यों नहीं बोलते, इंडिया टीम क्यों बोलते हैं? सो वो क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। वर्क टीम क्या होता है, या फिर टीम, अ वर्क टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, ये सब एक कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। मेंबर्स cooperate and coordinate with each other, shared responsibility and accountability, strong communication and collaboration, focus on collective परफॉर्मेंस, सब कलेक्टिव परफॉर्मेंस पे काम करते हैं। अगर सब ने मिल के अच्छे से परफॉर्म किया तो गोल इनका अचीव हो पाएगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इंडिया की जो टीम होती है और इनके पास स्किल्स जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट को टीम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनके सबके पास ऐसी ही स्किल्स हैं जो क्रिकेट में चाहिए होती हैं,
ठीक है, जो भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं क्रिकेट के, सबके पास वही स्किल्स हैं जो क्रिकेट में चाहिए होती हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें से कोई फुटबॉलर है, ऐसा नहीं है। सो टीम में जो स्किल्स होती हैं सबकी एक जैसी होती हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं, जो उस गोल को अचीव करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि बॉलिंग स्किल्स है, बैटिंग स्किल्स है, फील्डिंग होती है, फील्डिंग आपका बॉलर भी करता है, बैट्समैन भी करता है। सो सब एक मिल के काम कर रहे हैं एक ट्रॉफी अचीव करने के लिए, एक गोल अचीव करने के लिए। लेकिन ग्रुप में क्या होता है, भाई एक पर्सन अलग काम कर रहा है, एक अलग काम कर रहा है। जैसे ही वो जो लोग होते हैं वो गेम खेल लेते हैं अपना, जो क्रिकेट टीम होती है इंडिया की वो गेम खेल लेती है, वो बाहर चले जाते हैं। वो अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बन जाता है उनका कि भाई चल आजा बाहर फुटबॉल खेलने चल रहे हैं, आजा बाइक राइडिंग पे चल रहे हैं, वो ग्रुप बन जाता है। लेकिन जब वो वापस आते हैं और स्टेडियम में जाते हैं वो टीम बन जाती है वापस। क्यों? क्योंकि सबको आपस में मिलके काम करना है, तभी गोल अचीव होगा। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं होता, ग्रुप में सबके अपने अपने खुद के गोल होते हैं, पर्सनल खुद की स्किल्स होती हैं, ये होता है ग्रुप। जैसे कि एग्जांपल, अ प्रोजेक्ट टीम इज इन अ कंपनी वर्किंग टुगेदर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। एक टीम का एग्जांपल और, जैसे कि कोई नासा का प्रोजेक्ट है, कोई स्पेस में कोई भेजना है, ठीक है, सैटेलाइट या कोई रॉकेट भेजना है, उसके लिए टीम कैसी होगी? जिनके पास स्पेस की नॉलेज होगी। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके पास शिप्स की नॉलेज है या उसके पास किसी और फालतू चीज़ की नॉलेज है। ऐसी टीम बनाई जाएगी ना जिसके पास वो सारी स्किल्स होंगी, वो सारे स्किल सेट होगा जो उस गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा। सो यही होता है टीम। 5 स्टेज मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। 5 स्टेजेस होते हैं ग्रुप को डेवलप करने के। पहला होता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में क्या होता है, मेंबर्स कम टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम। इंट्रोडक्शन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है गोल्स की, बिहेवियर जो थोड़ा जो होता है पोलाइट होता है, शुरू शुरू में थोड़ा पोलाइट बिहेवियर और फॉर्मल रहता है। अनसर्टेनिटी रहती है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, ठीक है, मतलब उनको पता नहीं होता कि किसका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी हैं। एग्जाम्पल, न्यू टीम मेंबर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ प्रोजेक्ट। ये पहला स्टेज हो गया आपका ग्रुप बनने का। पहले स्टेज में यही काम होता है, सब आते हैं आपस में इंट्रोडक्शन करते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, बिहेवियर थोड़ा पोलाइट रहता है। सेकंड है स्टॉर्मिंग, ठीक है, लाइन से ही लिखना है इसको। सेकंड स्टेज होता है स्टॉर्मिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है थोड़ी सी आपस में, थोड़े बहुत डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं। मेंबर जो होते हैं खुद के अपने अपने ओपिनियन बोलना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि अब थोड़ा आपस में घुल मिल गए हैं थोड़े से बातचीत करके। टेंशन बहुत ज़्यादा अकर होती है इसके अंदर। एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स आर्ग्यूइंग अबाउट हाउ टू कंप्लीट अ टास्क। ये होता है सेकंड स्टेज स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म आ जाता है एक तरीके से, ठीक है, ये होता है। सो पहला फॉर्मिंग, दूसरा स्टॉर्मिंग, ये स्टेज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। थर्ड स्टेज है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नॉर्मल हो जाती है एक तरीके से। नॉर्मिंग ऐसे मान के चलो, नॉर्मल हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाती हैं, ग्रुप में थोड़ा यूनिटी कॉर्पोरेशन आता है, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती हैं क्लियर हो जाती हैं, अच्छा रिलेशन बनना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ स्टेज क्या है, परफॉर्मिंग। इसमें परफॉर्मेंस आती है, ग्रुप जो होता है एफिशिएंटली काम करता है गोल के लिए, हाई लेवल ऑफ कोऑपरेशन रहता है, प्रोडक्टिविटी रहती है, मेंबर्स का जो कॉन्फिडेंट होता है, फोकस रहता है, वो बहुत हाई रहता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम्स इफेक्टिव। टीम सक्सेसफुली कंप्लीटिंग टास्क विद गुड कोऑर्डिनेशन। ये होता है फोर्थ स्टेज परफॉर्मिंग। फिफ्थ होता है एडजॉर्निंग। ग्रुप कंप्लीट इट्स टास्क एंड डिसबैंड्स। मतलब कि सब अलग हो जाते हैं, अब सबका ग्रुप का काम कंप्लीट हो गया, अब सब अलग अलग हो जाते हैं। फोकस ऑन रैपिंग अप एक्टिविटी, सारा काम खत्म करके। मिक्स्ड फीलिंग और अचीवमेंट एंड सेपरेशन। प्रोजेक्ट टीम फिनिश वर्क एंड गोइंग टू डिफरेंट असाइनमेंट। फिर वो वापस अपना जो ग्रुप होता है वो वापस हट जाता है और सब अपने अपने काम पे वापस चले जाते हैं। सो पहला स्टेज क्या था, फॉर्मिंग, जहाँ पर ग्रुप बनता है। दूसरा क्या था, स्टॉर्मिंग, मतलब स्टॉर्म आ जाता है एक तरीके से, लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तीसरा स्टेज क्या था, नॉर्मिंग, मतलब नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें। फोर्थ में फिर वो परफॉर्म करते हैं, और फिफ्थ में एडजॉर्निंग, मतलब कि वापस हट जाते हैं सब अपने अपने काम पे, सबको अपने अपने काम दिए जाते हैं। सो ये होता है लास्ट स्टेज ग्रुप का। ग्रुप ग्रुप मेकिंग मॉडल जो होता है, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट उसका। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ टीम। टीम के कितने कितने टाइप्स होते हैं। सो पहला है प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो जिनका मेन फोकस ही क्या होता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। शेयर आइडियाज़ एंड सजेस्ट सॉल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा होगा, ये टीम बनाई इसलिए जाती है कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है, या कोई बड़ा डिस्प्यूट हो गया है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग में आ रही है प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए टीम बनाई जाती हैं। सेकंड है सेल्फ मैनेज टीम, वर्क विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन, इन्हें किसी के सुपरविजन की नीड नहीं होती, खुद में काम करती हैं।
और खुद का काम खुद संभालती हैं। टीम मैनेजिंग देयर ओन वर्क शेड्यूल, कि कब इन्हें काम करना है, कब कैसे करना है, सब खुद संभालती हैं। सो ये होती है सेल्फ मैनेज टीम। इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं टाइप्स ऑफ टीम कौन कौन सी होती हैं। सो आप लिख सकते हो, पहली प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरी सेल्फ मैनेज टीम, तीसरी क्रॉस फंक्शनल टीम। क्रॉस फंक्शनल टीम क्या होती हैं, मेंबर्स जो होते हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट से लाए जाते हैं और उनको एक कॉमन प्रोजेक्ट के लिए काम कराया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोडक्ट, कि मार्केटिंग वाले, फाइनेंस वाले, प्रोडक्शन वाले तीनों आपस में डिपार्टमेंट मिल के एक नए प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको नए प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी चाहिए, फाइनेंस भी करना पड़ेगा, पैसा भी चाहिए, और जो प्रोडक्शन होगा वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना काम कैसे होगा। सो क्रॉस फंक्शनल टीम में क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आते हैं और उनको एक प्रोजेक्ट के लिए, कॉमन गोल के लिए काम कराया जाता है। वर्चुअल टीम क्या होती है, नाम से पता चल रहा होगा, जो जिनकी मीटिंग ऑनलाइन होती है, जो अलग अलग लोकेशन पे रहती हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। इनको क्या बोलते हैं, वर्चुअल टीम्स। सो ये होती हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट और ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट क्या होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट डेट अकर्स विद इन अ पर्सन, जो हमारे खुद के अंदर आती हैं। वो कैसे कैसे आ सकती हैं, कन्फ्यूजन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है हमारे ऊपर, या कंपीटिंग गोल्स के ऊपर जो हमें हो सकता है, वो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है इंडिविजुअल। इन्वॉल्व्स इंटरनल स्ट्रगल इन डिसीजन मेकिंग, इंटरनल स्ट्रगल होता है। एन एम्प्लॉय इज कन्फ्यूज बिटवीन चूजिंग अ हायर पेइंग जॉब और स्टेइंग इन अ कंफर्टेबल करंट जॉब, कि एक जगह पे तो 10 लाख मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको कहीं दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा, और वहाँ पर कोई फैमिली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अकेले रहेगा, अकेले काम करेगा सब। लेकिन वहीं एक जगह है जहाँ भी वो करंटली काम कर रहा है, वहाँ 6-7 लाख ही मिल रहे हैं या 5-6 लाख ही मिल रहे हैं, बट वहाँ पर ये है कि फैमिली के पास है और कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये उसकी खुद की कॉन्फ्लिक्ट है कि उसे क्या चूज़ करना है, वो बहुत कन्फ्यूज़ है। सो ये होती है इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है, जो कि टू और मोर इंडिविजुअल और ग्रुप्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, वैल्यूज़ और गोल्स, कि भाई सामने वाला कुछ और बात बोल रहा है, हम कुछ और बोल रहे हैं, हमारे बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों की बात नहीं बैठ रही साथ में। कैन बी टास्क रिलेटेड और पर्सनल, ऐसा भी हो सकता है कि कोई टास्क किसी काम को लेके हो, या पर्सनल भी हो सकता है, आपस में उनकी ना बनती हो, इसीलिए ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। जैसे कि एग्जांपल, टू डिपार्टमेंट आर्ग्यूइंग ओवर बजट एलोकेशन, कि जो प्रोडक्शन वाले हैं या मार्केटिंग वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई हमें तो ज़्यादा पैसा चाहिए, फाइनेंस वाला बोल रहा है कि पैसा कहाँ से लाएं, है ही नहीं, अभी बहुत दिक्कत चल रही है। सो आपस में लड़ाई झगड़े हो गए इनके। सो यही होता है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्या क्या मेथड्स होते हैं अगर किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसको रिजॉल्व करने के। पहला है अवॉइड कर दो, कि भाई चलो छोड़ो, बाद में देखेंगे, छोड़ो क्या करना, छोटी मोटी बात है अपना, छोड़ो इस बात को, तो ऐसे हो सकता है। सेकंड है अकोमोडेटिंग, वन पार्टी गिव्स अप टू मेंटेन्स हार्मनी, फोकस ऑन रिलेशनशिप ओवर इशू। एक ने कह दिया चल भाई कोई नहीं, हम तेरी बात मान लेते हैं, बाद में छोड़ना क्या हो गया, तू सही कह रहा है, चल तेरी बात मान लेते हैं। दूसरी पार्टी कहती है चल कोई नहीं, मैं गलत हूँ, तू सही है। सो ये हो गया। थर्ड है कम्पीटिंग, मतलब कि दोनों आपस में कम्पीट करेंगे, कौन जीतेगा, कि भाई तू ये बात कह रहा है, तू गलत है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा मेरी बात को। दोनों में से या तो एक जीत जाए और एक हार जाए, पर हार और जीत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई चल मैंने कहा तू जीत गया, ऐसा नहीं, आपस में करके कि भाई मैं दिखाऊंगा तुझे, तू गलत बोल रहा है, ऐसा। कॉम्प्रोमाइजिंग, बोथ पार्टी गिव अप समथिंग, मिडिल ग्राउंड सॉल्यूशन, वही कि चल तेरी भी नहीं मान रहे, थोड़ी हमारी भी नहीं मान रहे, बीच का कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ये हो गया। फिफ्थ है कोलैबोरेटिंग, बोथ पार्टीज वर्क टुगेदर, फिर दोनों की दोनों आपस में बातचीत कर लेते हैं कि चल कुछ और सॉल्यूशन निकालते हैं नया, ना तेरी बात सही में लग रही मुझे, ना मेरी कुछ सही है, मैं भी थोड़ा बहुत गलत ही बोल रहा हूँ, सो आपस में मिलकर कोई नया सॉल्यूशन निकालते हैं। सो ये होता है मेथड्स टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आ सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होती हैं, कितनी टाइप्स की होती हैं, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंडिविजुअल, या ये भी आ सकता है कि हम एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं, या कॉन्फ्लिक्ट अराइज ही क्यों होती है। ये भी आ सकता है कि भाई बहुत बार उसके दोनों के मेंटल स्टेबल हो सकता है कि खुद पर्सनल रीज़न हो, या हो सकता है कि कोई टास्क की वजह से हो रहा हो, ये सब लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है लीडरशिप। लीडरशिप क्या होती है, इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस, गाइड एंड मोटिवेट पीपल। लीडरशिप होती है कि हम दूसरों को कैसे इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, उनको गाइड कर पाते हैं और कैसे उनको मोटिवेट कर पाते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में हेल्प करें। एक लीडर जो होता है वो लीडर डायरेक्ट्स द एफर्ट ऑफ अदर
एंड हेल्प देम वर्क इफेक्टिवली। वो दूसरों को गोल को डायरेक्ट करता है उनको, और उनको गाइड करता है ताकि वो क्या कर पाएँ, वर्क इफेक्टिवली कर पाएँ और गोल अचीव कर पाएँ। एक लीडर के ट्रेड्स क्या होते हैं, तो आप लिख दोगे कि एक लीडर जो होता है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए वरना वो फिर धोखेबाजी करेगा कंपनी के अंदर। मोटिवेशन एबिलिटी होनी चाहिए कि वो दूसरों को मोटिवेट कर पाए कुछ करने के लिए। इमोशनल स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कहीं लीडर ही ना बोले कि मैं तो नहीं कर रहा कुछ भी, तुम सब जाओ, मुझे नहीं पता कुछ भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। विजन होना चाहिए उसके अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कुछ भी चेंज करना है तो उसको वो अडेप्ट कर पाए। ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुम सबको काम करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे लीडर्स के ट्रेड्स होते हैं, ये आ सकते हैं कि एक लीडर के ट्रेड्स क्या होते हैं, या कौन लीडर होता है, क्या लीडरशिप होती है, ये भी आ सकता है। सो ये आप लिख सकते हो, ईजी है। नेक्स्ट है बिहेवियरल थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। सो पहला है ओहायो स्टेट स्टडीज़। सो इसमें क्या होता है, फोकस ऑन टू मेन बिहेवियर। Initiating structure means defining roles and tasks clearly. Consideration means showing concern for employees. A good leader balance both task and people orientation, emphasis how leader behave rather than trait. Example, a manager who clearly assign task and also support team members personally. So ओहायो स्टेट स्टडीज़ में क्या बोलते हैं कि जो बिहेवियर है, ये जो स्टडी है थ्योरी, इसके अंदर ये बोला गया है कि जो लीडर है उसको दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि वो टास्क भी कंप्लीट हो और एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान रखा जाए। अगर वो एम्प्लॉयज़ को, एक जो गुड लीडर होता है वो टास्क और पीपल के लोगों के बीच में एक अच्छा मेंटेन करके चलता है। वो क्या करेगा, वो एम्प्लॉयज़ को जो है उनके टास्क, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा, ठीक है। और इसमें इस स्टेट में क्या कहा गया है कि ओहायो स्टेट में कि आपका एक जो गुड लीडर होता है ना, उसका ट्रेट मायने नहीं रखता कि वो कैसा लीडर है, वो ये मायने ये रखता है कि वो बिहेव कैसा कर रहा है अपने लोगों के साथ, कैसे बात कर रहा है, क्या उनको समझा पा रहा है, क्या वो उसका बिहेवियर कैसा है। भले वो कितना ही स्किलफुल हो, कितनी ही एजुकेशन हो, कुछ डिपेंड नहीं करता, बस ये डिपेंड करता है कि उसका बिहेवियर कैसा है लोगों को लेके। सो इस थ्योरी के अंदर ये कहा गया है कि जो लीडरशिप होती है उसके अंदर दो मेन बिहेवियर होते हैं। पहला, उसको फोकस करना चाहिए टास्क पे, दूसरा एम्प्लॉय पे। दोनों का ध्यान रखे अगर वो काम करेगा तो काम जो है वो अच्छे से हो जाएगा। और जो मैनेजर होता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया, मैनेजर हु क्लियरली असाइन टास्क एंड ऑल्सो सपोर्ट टीम मेंबर्स पर्सनली। उसने टास्क भी असाइन किया, उसने अपनी कंपनी का भी ध्यान रखा, और उसने जो टीम मेंबर है उनको सपोर्ट भी किया ताकि वो गोल अचीव कर पाए। सो यही होता है ओहायो स्टेट स्टडीज़। नेक्स्ट है मिशिगन स्टडीज़। सो ये जो आपकी स्टडीज़ है ना, दो ओहायो और मिशिगन स्टडीज़, ये यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हैं। सो नेक्स्ट है मिशिगन स्टडीज़, फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ लीडरशिप बिहेवियर। एम्प्लॉय ओरिएंटेड, केयर अबाउट एम्प्लॉय नीड्स। सेकंड, प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडर्स फोकस ऑन टास्क कंप्लीशन। एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप गिव बेटर रिजल्ट, हाईलाइट्स इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन। सो इसके अंदर कहा गया है कि जो लीडरशिप होती है वो दो तरीके की हो सकती हैं। पहला, या तो जो लीडर है वो अपने एम्प्लॉय पे ध्यान दे के उनके बारे में केयर करे, उन पे उनका ज़्यादा फोकस करे। दूसरा होता है प्रोडक्शन ओरिएंटेड। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है उसका जो फोकस होता है वो अपनी कंपनी के काम पे, उसकी एफिशिएंसी पे होता है कि वो काम अच्छे से उसका हो जाए। सो इसमें ये कहा गया है मिशिगन स्टडीज़ में कि अगर एम्प्लॉय पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर एम्प्लॉय की ज़रूरतों को, उन सबको पूरा करा जाता है तो एम्प्लॉय जो होते हैं वो अच्छा काम करके देते हैं और सारे टास्क कंप्लीट करते हैं टाइम पे। एग्जाम्पल, अ लीडर हु सपोर्ट एम्प्लॉयज़ एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप इम्प्रूव परफॉर्मेंस। ठीक है। सो यही है मिशिगन स्टडीज़ में कहा गया है, जो लीडरशिप होती है वो टू टाइप्स के लीडरशिप बिहेवियर होते हैं, या तो आप एम्प्लॉय पे ध्यान दो या प्रोडक्शन पे ध्यान दो। और इसमें ये कहा गया है इस स्टडी के अंदर कि एम्प्लॉय पे ध्यान देने से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, ना कि अपने प्रोडक्शन पे। क्यों? क्योंकि अगर एक लीडर को कंपनी से ही मतलब रहेगा तो वो एम्प्लॉय का ध्यान नहीं देगा, और एम्प्लॉय जो है वो भी ध्यान नहीं देंगे कि भाई से तो अपने काम से काम मतलब है, हमें हमारी तो फिक्र ही नहीं है। इसीलिए ये कहा गया है इसके अंदर कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडरशिप होनी चाहिए, वो अच्छे रिजल्ट भी देती है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी थ्योरीज, नो सिंगल लीडरशिप स्टाइल इज़ बेस्ट। सो जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं वो होते हैं ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेस फेयर, जो मैंने आपको बताया। सो इस थ्योरी के अंदर ये कहते हैं कि कोई भी सिंगल लीडरशिप स्टाइल सही नहीं है। लीडरशिप डिपेंड ऑन सिचुएशन और इन्वायरमेंट, कि अगर एम्प्लॉय ऐसे हैं जो स्ट्रिक्ट है, मतलब थोड़े से काम करने में ज़्यादा ढीले से हैं, उनको काम करवाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्टनेस चाहिए, तो वहाँ पर थोड़ा
वैसा चाहिए, ऑटोक्रेटिक चाहिए। लेकिन अगर एम्प्लॉय ऐसे हैं कि खुद से काम कर लेते हैं, सो वहाँ पर आप डेमोक्रेटिक या लेस फेयर स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हो लीडरशिप का, उससे वो काम सारा अपने आप कर लेंगे। सो कंटिजेंसी थ्योरी ये कहती है कि सिंगल लीडरशिप स्टाइल कोई भी बेस्ट नहीं है। लीडर को हर चीज़ के साथ, टाइम के साथ फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए, अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ऑथेंटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, लीडर जो होता है वो होनेस्ट, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए, जो कि ट्रस्ट बनाता है एम्प्लॉयज़ पे। बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय लीडर को देखते हैं कि भाई वो कितना सच्चा है, वो हर चीज़ अच्छे से ट्रांसपेरेंट रखता है, सच बताता है, एथिकल है, चीज़ों को इलीगल कुछ नहीं करता, सो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रस्ट बनता है, फिर वो जो एम्प्लॉयज़ फिर उसकी बात और ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं। सो यही होता है ऑथेंटिक लीडरशिप थ्योरी। सब करते हैं आगे। नेक्स्ट है मेंटोरिंग। मेंटोरिंग क्या होता है, एक्सपीरियंस पर्सन गाइड एंड सपोर्ट अ लेस एक्सपीरियंस पर्सन। एक एक्सपीरियंस पर्सन जो होता है वो एक लेस सपोर्ट, जो कम एक्सपीरियंस है, उसको गाइड करते हैं, उसको डेवलपमेंट करते हैं। फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, इंप्रूव स्किल्स एंड करियर ग्रोथ, बिल्ड कॉन्फिडेंस। मेंटोरिंग यही होता है, अ सीनियर एम्प्लॉय गाइडिंग अ न्यू एम्प्लॉय इन वर्क और करियर। ये तो आपको पता ही है। सेल्फ लीडरशिप क्या होती है, एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मोटिवेट वन सेल्फ, सेटिंग पर्सनल गोल्स एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ मोटिवेशन विदाउट एक्सटर्नल प्रेशर, इम्प्रूव्स पर्सनल इफेक्टिवनेस। एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम विदाउट सुपरविजन। सो सेल्फ लीडरशिप क्या होती है, अपने आप को गाइड करना बिना किसी एक्सटर्नल चीज़ के, और अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखना, ये होते हैं सेल्फ लीडरशिप। नेक्स्ट है इंस्पिरेशनल अप्रोचेस। पहला होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ये क्या होती है, फोकस ऑन इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय, इनकरेजेस इनोवेशन एंड चेंज, बिल्ड स्ट्रॉन्ग विजन फॉर फ्यूचर, डेवलप एम्प्लॉयज़। इसके ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के अंदर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करा जाता है एम्प्लॉयज़ को अच्छे काम करने के लिए, उनको इनोवेशन, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनका विजन और फ्यूचर को डेवलप एम्प्लॉयज़, इस पे फोकस क्या करा जाता है एम्प्लॉयज़ को डेवलप करने के लिए। एग्जांपल, अ लीडर हु इंस्पायर टीम टू अचीव बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सो ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होती है, जिसके अंदर एक लीडर ट्रांसफॉर्म करता है अपनी टीम को, अपने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है चरिज्मेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है ना, उसकी पर्सनैलिटी जो होती है उस पर बेस होता है कि अगर एक लीडर है, वो थोड़ा दिखने में भी अच्छा है, हैंडसम है थोड़ा सा, और वो थोड़ा सा अच्छे से, उसकी वॉइस भी अच्छी है काफ़ी, और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाता है, सो लोग उसको ज़्यादा वो होंगे, उसकी तरफ इन्फ्लुएंस होंगे, उसकी बात ज़्यादा सुनना पसंद करेंगे। अट्रैक्ट्स एंड इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। अगर उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, सो वो लीडरशिप, वो उसको लोग उसको ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे और उसकी बात मानना ज़्यादा पसंद करेंगे। एग्जाम्पल, अ लीडर हु मोटिवेट पीपल थ्रू पावरफुल स्पीचेस एंड पर्सनैलिटी। सो यही होता है इसमें चरिज्मेटिक लीडरशिप में, यही होता है कि एक जो लीडर होता है वो उसके अंदर पावरफुल स्पीचेस बोलता है, कुछ ऐसी चीज़ें बोलता है मोटिवेट करने के लिए कि लोग पागल हो जाते हैं सुन के। सो यही होता है लीडरशिप स्टाइल, ये वाला इंस्पिरेशनल अप्रोचेस के अंदर दो होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल और चरिज्मेटिक। अब करते हैं आगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कल्चर होता है, रेफर टू शेयर वैल्यूज़, की क्या उनकी बिलीफ है, क्या उनके नॉर्म्स है, क्या वो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्या वो सभी की रिस्पेक्ट करते हैं, क्या कैसे वो बात करते हैं, क्या उनका कल्चर है, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। एग्जाम्पल, अ कंपनी वेयर एम्प्लॉयज़ आर इनकरेज टू शेयर आइडियाज़ ओपनली शोज एन ओपन कल्चर। जहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो अच्छे से अपनी बात समझा पाते हैं, सो ये ओपन कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर वो अपनी बात अच्छे से समझा पा रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, इसकी क्या क्या इम्पैक्ट होता है। फंक्शन ऑफ अ कल्चर, ये एक कल्चर जो होता है वो कंपनी को आइडेंटिटी देता है, प्रमोट करता है, प्रमोट्स कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज़, गाइड एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय का बिहेवियर भी फिर चेंज होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब रिस्पेक्टफुल हैं, तो जो एम्प्लॉय होगा वो भी वैसे ही बात करेगा, वो भी रिस्पेक्टफुली बात करेगा सबसे। टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन भी इम्प्रूव होता है कल्चर की वजह से। लायबिलिटी ऑफ अ कल्चर, कल्चर की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। कैन रेजिस्ट चेंज, मे क्रिएट बैरियर्स टू डाइवर्सिटी, स्ट्रॉन्ग कल्चर में लिमिट इनोवेशन, कैन क्रिएट ग्रुप थिंक। एग्जाम्पल, एम्प्लॉय में रेजिस्ट न्यू आइडियाज़ बिकॉज दे आर यूज टू ओल्ड वेज। सो वही है कि वो पुराने कल्चर को फॉलो करते आ रहे हैं, वो क्यों नया कुछ चेंज करेंगे, कोई नया चेंज आएगा उसको भी वो
क्या करेंगे, रेजिस्ट करेंगे। सो यही होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग कल्चर। फाउंडर्स एंड लीडर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। वही होते हैं, अगर वही सबसे अच्छे से बात करते हैं तो ही एक अच्छा कल्चर बनता है। वही अगर सबसे बदतमीजी से बात करते हैं तो वैसा ही कल्चर एक कंपनी के अंदर बनता है। हायरिंग एम्प्लॉयज़ हु फिट द कल्चर। ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर करना जो फिट उस कल्चर के अंदर फिट हो, ऐसे ना हो कि थोड़े से अलग टाइप के हों। Training and socialization of employees, reward system support desired behavior, continuous reinforcement of values. Example, a company rewarding teamwork encourages a collaborative culture. So यही होता है creating and sustaining culture. इतना important नहीं है, बस पढ़ लो, आ सकता है। इतना important नहीं है, बस ये मान के चलो आप। ठीक है, आगे करते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंड कल्चर। देखो क्वेश्चन कैसा बन सकता है यहाँ पर कि कल्चर क्या होता है कंपनी के अंदर, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कल्चर क्या चेंज लाता है एम्प्लॉयज़ के अंदर, ये सब आ सकते हैं। बेसिक बेसिक से आप लिख ही दोगे। एम्प्लॉयज़ एंड कल्चर क्या होता है? एम्प्लॉयज़ लर्न कल्चर थ्रू एक्सपीरियंस, कल्चर इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट टू मेंटेनिंग कल्चर। एग्जाम्पल, न्यू एम्प्लॉयज़ फॉलो कंपनी नॉर्म्स आफ्टर ऑब्जर्विंग अदर्स। सो ईजी है, मतलब कुछ ऐसा खास है नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ईजी टॉपिक्स हैं। क्रिएटिंग पॉजिटिव एंड एथिकल कल्चर, प्रमोट होनेस्टी ट्रांसपेरेंसी, इनकरेज रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस बढ़ती है, रिवॉर्ड एथिकल बिहेवियर, लीडर्स एक्ट एज अ रोल मॉडल, क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट, अ कंपनी डेट रिवॉर्ड होनेस्टी बिल्ड ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज़। एक कंपनी जो सच को ज़्यादा वो करती है कि भाई जो सच्चा इंसान है वो अच्छा है, सो उसमें एक ट्रस्ट बिल्ड होता है एम्प्लॉयज़ के अंदर कि भाई देखो कितना अच्छा लीडर है, इन चीज़ों को प्रमोट करता है। नीड ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट, हेल्प मैनेजर एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, हेल्प्स मैनेज एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट की क्यों ज़रूरत है? हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो अलग अलग कल्चर से आते हों, सो उनको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमें क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट की नीड है। अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलत फहमी ना हो जाए उनके बीच में। इम्प्रूव कम्युनिकेशन अच्छा बढ़े। हैंडल्स वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, सपोर्ट ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन, कि ग्लोबल में अगर हम बाहर के देश में जाकर बिजनेस करते हैं, सो अगर हम क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट कर पाएंगे सो बाहर के देश के लोगों से भी अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। क्या इम्पोर्टेंस होती है अगर आप क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट करते हो, कि अलग अलग कल्चर के लोगों को आप मैनेज करते हो, उससे उसकी क्या क्यों ज़रूरत होती है, क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है वो? इससे टीम वर्क बढ़ता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब अलग अलग कल्चर के लोगों को आप मैनेज करते हो, उनको समझाते हो, उनसे बात करते हो, उनके कल्चर की रिस्पेक्ट करते हो, तो इससे टीम वर्क और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वही अच्छे रिलेशन बनते हैं एम्प्लॉयज़ के साथ, ग्लोबल सक्सेस मिलती है अगर आप बाहर के देश में जाके उनके लोगों को मैनेज करते हो अच्छे से, सो वो भी रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं कंपनी की। एग्जाम्पल, डाइवर्स टीम वर्किंग स्मूथली विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट। सो यही होता है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस इज़ अ स्टेट ऑफ मेंटल और फिजिकल प्रेशर। वही स्ट्रेस जो मेंटल और फिजिकल प्रेशर होता है कॉज्ड बाय वर्कलोड, ज़्यादा काम करने से, डेडलाइन से और लड़ाई झगड़े से स्ट्रेस ज़्यादा होता है। कैन अफेक्ट हेल्थ एंड परफॉर्मेंस, एक एम्प्लॉय की हेल्थ और परफॉर्मेंस को इम्पेक्ट कर सकता है। एक एम्प्लॉय जो होता है वो प्रेशर ज़्यादा फील करता है ड्यू टू टाइट डेडलाइंस, उसे रात में उठ के काम करना पड़ता है और उससे ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं? टाइम मैनेजमेंट करो, मेडिटेशन कर सकते हैं, हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट, सपोर्ट फ्रॉम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस हो। और मैनेजमेंट से कैसे सपोर्ट की? मैनेजमेंट ये नहीं कि एकदम से डेडलाइन पे काम करवा रही है, पहले ही बता के चले सब कुछ अच्छे से। सो यही है। सो मैंने जो ये आपको अभी तक कराया है ये यूनिट 3 और 4 करा दिया। यूनिट 3 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? ग्रुप और टीम के बीच में डिफरेंस, 5 स्टेजेस मॉडल्स क्या होते हैं ग्रुप डेवलपमेंट के, तो पता ही है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉइनिंग, ये ठीक है। इसमें इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन ग्रुप नॉर्म्स, ग्रुप एंड टीम्स ये नहीं कराया मैंने यूनिट 3 में, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ कवर ही है। और इंडिविजुअल ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट ये तो करा दिया। ई टीम्स क्या होती हैं? वही जो आपकी वर्चुअल टीम्स होती हैं, ऑनलाइन जो होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक टीम्स जो होती हैं। लीडरशिप क्या होती है? कॉन्सेप्ट, रेट, थ्योरीज, ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया। बाकी छोटा मोटा कुछ टॉपिक हैं वो देख लेना आप। ये यूनिट 3 और आपकी 4 है, इसमें कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैंने नहीं कराई हैं, वो देख लेना। बाकी जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। ये ट्रेड, थ्योरीज, मॉडल्स, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है।
यूनिट 2 और 4 तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 भी छोटे मोटे टॉपिक्स हैं इसमें, मॉडल्स हो गया आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। बस ये चीज़ याद रखना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कोई भी डाउट हो तो। बाकी पीडीएफ के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना और हो जाएगा आपका। और वैसे इतना टफ है नहीं, लगता है चीज़ें आप कर लोगे, आप समझ के जाओगे तो आप सब कुछ कर ही लोगे। बाकी ईजी है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू, बाय।